अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए इंस्पेक्टर अहमद यार खान की एक और इंटरेस्टिंग क्राइम स्टोरी सुनते हैं। मैंने पिछली किसी कहानी में आपको बताया था कि पुलिस का रिकॉर्ड देखें तो आपको कई एक नाकाबिले यकीन और अनहोने वाक़यात नज़र आएंगे, जैसे पुलिस के किसी ज़रख़ेज़ दिमाग थानेदार ने कहानियाँ घड़ ली हों या कोई अफसाना नवीस अलिफ लैला की नकल मारता रहा हो। लेकिन पुलिस वालों के लिए कोई वारदात हैरानकुन नहीं होती। इंसानी फितरत बड़ा ही गहरा और बहुत ही वसीअ समंदर है। इस समंदर में क्या कुछ छुपा हुआ है, ये आपको इल्मे नफ्सियात का कोई तजुर्बेकार डॉक्टर बता सकता है, या वो पुलिस इंस्पेक्टर जो तफ्तीश में दयानतदार, मेहनती और मुखलिस हो। ये वारदात जो मैं आपको सुनाने लगा हूँ ऐसी ही वारदातों में से एक है जो हर उस शहरी के लिए अगर नाकाबिले यकीन नहीं तो हैरानकुन ज़रूर होगी जो इंसानी नफ्सियात को नहीं समझता। मेरी कहानियाँ पढ़ते वक्त और सुनते वक्त ख़ास तौर पर पेश नज़र रखें कि मैं वारदात के शहरों, कस्बों, देहात और किरदारों के नाम नहीं लिखा करता। कभी सहूलत के लिए किरदारों के जो नाम लिखता हूँ वो सही नहीं होते। इस एहतियात की वजह यह है कि मुत्तहिद ख़ानदान हिजरत करके पाकिस्तान में आ गए थे और यहाँ बाइज़्ज़त ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। मैं इनकी तौहीन का बायस नहीं बनना चाहता। शहर से ज़रा बाहर खुले इलाके में एक सिख ताजिर ने कोठी बनवाई जो अभी गैर आबाद थी। इसके सामने अभी रेत, सीमेंट और मिट्टी वगैरह बिखरी हुई थी। एक सुबह इत्तला मिली कि इस कोठी के बरामदे में एक लाश पड़ी है। मैं ज़रूरी अमले को साथ लेकर पहुंचा। बड़ा अच्छा इत्तेफाक था कि गश्त वाला कांस्टेबल कहीं करीब ही था। उसने अक्लमंदी की कि कोठी के दोनों फाटक बंद कर दिए। अगर वो ऐसा न करता तो तमाशाई अंदर जाकर खुरे पाँव के निशानात तबाह कर देते। इस तरह सुराग रसानी में बहुत दुश्वारी पैदा होती। मैं फाटक में दाखिल हुआ तो रेत, सीमेंट और मिट्टी पर खुरे वाज़े थे। खोजी बुलवाया और खुद इन खुरों से बचता अंदर गया। लाश दरवाजे में पड़ी थी, सर से कूलों तक बरामदे में और टांगे कमरे में। खून बहकर बरामदे से भी बाहर चला गया था। ये 35 साल के लगभग उम्र का एक मुसलमान था। खासा खूबरू आदमी था। कमरे में लाश के पाँव के करीब एक छुरी पड़ी थी जो कसाब इस्तेमाल करते हैं और घरों में भी इस्तेमाल होती है। इस छुरी के 2 ज़ख्म लाश के पेट में थे और एक सीने में। लाश के दाएं हाथ की हथेली पर छुरी का गहरा कट था जो जाहिर करता था कि मकतूल के पेट में छुरी गई तो उसने छुरी पकड़ी। कातिल ने छुरी खींची तो मकतूल का हाथ कट गया। खोजी के आने तक मैंने खुरों की तरफ तवज्जो न दी, जाए वारदात को गौर से देखने लगा। शायद सुराग रसानी में मदद करने वाली कोई चीज़ मिल जाए। कमरे में फर्श पर कांच की 2 चूड़ियों के टुकड़े मिले। जिस दरवाजे में लाश पड़ी थी इसके एक किवाड़ के पिछली तरफ एक कील गाड़ी गई थी। वो कोई 2-3 सूतर सामने से बाहर निकली हुई थी। इसके साथ बारीक से कपड़े का ज़रा जितना टुकड़ा अटका हुआ था। ये बमुश्किल निस्फ इंच होगा। मैं ये टुकड़ा कील से उतारा मैंने और गौर से देखा। ये किसी औरत के दुपट्टे का था जो साफ जाहिर करता था कि कोई औरत अंदर से निकली तो उसका दुपट्टा जो मलमल और रेशम से भी ज़्यादा बारीक था इस कील में फंस गया। औरत ने जल्दी में खींचा और ये टुकड़ा यहीं रह गया। चूड़ियों के टुकड़े और दुपट्टे के इस छोटे से टुकड़े ने यह वजाहत कर दी कि मकतूल के साथ एक औरत थी। 2 ही बातें हो सकती थीं। एक ये कि मकतूल इस गैर आबाद कोठी में इस औरत को ज़बरदस्ती लेकर आया था और औरत के लवाहिकीन पर वक्त पहुँच गए, या मकतूल के साथ कोई और आदमी था जिसका मकतूल के साथ इस औरत का झगड़ा होगा। इस टाइप के लोग बड़े दरिंदे हुआ करते हैं। ऐसे मुजरिमों के दरमियान अगर औरत आ जाए तो उनकी हालत कुत्तों जैसी हो जाती है। शक मुझे ये हुआ कि ये वारदात इसी नौइयत की है। खोजी बहुत देर से आया। मैंने इस दौरान लाश की बरामदगी, इसे अपने कब्जे में करने और पोस्टमार्टम के लिए भेजने की कागजी कार्रवाई मुकम्मल कर ली। जिन 2 आदमियों को मैंने बतौर गवाह दस्तखत लिए इनमें से एक ने मकतूल को पहचान लिया। मकतूल दुकानदार था। इसकी चूड़ियों, सुर्खी पाउडर, लिपस्टिक वगैरह और औरतों के बनाव सिंगार और दीगर ज़नाना ज़रूरियात की दुकान थी। शक्ल सूरत से वो मामूली किस्म का दुकानदार मालूम नहीं होता था। इसके घर का पता भी मिल गया।
इतने में खोजी आ गया। वो कमोबेश 60 साल की उम्र का आदमी था। अपने फन में जादूगर लगता था। बाज़ औक़ात ऐसे मालूम होता था जैसे उसने बचपन में जो खुरे अपने बाप के साथ देखे थे वो अभी तक उसे याद हैं। उसने कोठी के दोनों फाटकों से बारी बारी कोठी के बरामदे तक ज़मीन देखी, फिर मकतूल की जूती का तलवा देखा और हर एक खुरा मुझे दिखाकर, जिनमें से बाज़ नज़र भी नहीं आते थे, तशरीह की कि मकतूल इस फाटक से अंदर गया, औरत इसके बाद या इसके पीछे पीछे इसी फाटक से अंदर गई। ये देखिए, खुरे पर खुरा चढ़ा हुआ है। मकतूल बाहर नहीं निकल सका। कमरे में कत्ल हुआ और दरवाजे में गिरा। फिर 2 आदमी दूसरे फाटक में से अंदर गए। औरत बरामदे में थी या कमरे में। फिर ये औरत इन 2 आदमियों के साथ चली गई। खोजी ने वापसी के खुरे मुझे दिखाकर कहा, ये 2 आदमी बरामदे की तरफ मुंह करके खड़े हैं। ये देखिए, औरत बरामदे से कच्चे पर आई है। अब एक आदमी इसके दाएं है और दूसरा बाएं। औरत अपनी मर्जी से जा रही है। इसे कोई घसीट नहीं रहा, कोई ज्यादती नहीं हो रही। मेरा तजुर्बा कहता है कि ये औरत दाने के तौर पर इस्तेमाल की गई है। ये 2 आदमी मकतूल को कत्ल करना चाहते थे। इसे यहाँ लाने के लिए इन्होंने इसे इस औरत से फांसा है और वो औरत के झांसे में आ गया और दुश्मनों के हाथों कत्ल हो गया। लेकिन मेरा मसला तो ये था कि ये 2 आदमी कौन थे और ये औरत कौन थी। कत्ल का बाइस और तरीका मालूम कर लेना ही काफ़ी नहीं था। लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी और मैं खोजी को साथ लेकर ये देखने के लिए बाहर निकला कि ये 2 आदमी और औरत किस तरफ गए हैं। तमाशाइयों को हमने कोठी के करीब नहीं आने दिया था। इर्द गिर्द का इलाका कच्चा था। कोठी के करीब से एक सड़क गुजरती थी जो शहर में जाती थी। कच्चा इलाका खुरा उठाने के लिए बहुत अच्छा था। पहले तो खोजी सड़क के साथ साथ शहर की तरफ ज़मीन देखता गया, मगर थोड़ी दूर से वापस आ गया। उस ज़माने में ट्रैफिक का यह हाल नहीं था। लोगों के पास इतनी ज़्यादा कारें नहीं थीं। उस ज़माने में बसें और स्कूटर वगैरह भी नहीं थे। कोठी के फाटक पर आकर उसने खुरों के रुख देखे तो गैर आबाद इलाके की तरफ चल पड़ा। 150 गज आगे जाकर सड़क एक तरफ मुड़ जाती थी। वहाँ से उसने मुझे आवाज़ दी। मैं गया तो उसने कहा, आपकी तफ्तीश शहर से निकल गई है। उसने ज़मीन पर छड़ी का सिरा रखकर कहा, ये जा रहे हैं आपके मुल्ज़िम। मैंने उसकी हाँ में हाँ तो मिला दी, लेकिन सच्ची बात यह है कि मुझे ज़मीन पर कुछ नज़र नहीं आया। वो मुझे आगे ले गया। ये इलाका वीरान और बंजर था। कच्ची मिट्टी, कहीं पत्थर की तरह सख्त, कांटों वाली झाड़ियाँ, दरख्त वगैरह। ज़ेरे काश्त खेत दूर आगे से शुरू होते थे। हम कोई 20 कदम आगे गए तो खोजी एक जगह रुककर झुक गया। कहने लगा कि औरत अपनी मर्जी से नहीं जा रही, ज़रा गौर से देखें, वो यहाँ रुक गई है। आदमी उसे खींच रहे हैं। ये खुरे उसकी मर्जी के नहीं। मैंने देखा, खुरे गड़मट थे, ज़रा न पाँव बेकायदा थे। खोजी आगे चलता गया और बार बार कहता रहा, मलिक साहब, मामला गड़बड़ है, औरत की मर्जी कुछ और है। यहाँ मैं आपको ये बता दूँ कि मुल्ज़िम के खुरे बाज़ औक़ात वारदात की कहानी बयान कर दिया करते हैं, लेकिन ये कहानी सुनाने के लिए माहिर खोजी की ज़रूरत होती है। मैं आपको तफसीलात नहीं सुना सकता क्योंकि ये बहुत लंबी है, आप बोर हो जाएंगे। अगर आप किसी खोजी के साथ खुरा उठाते हुए चलें तो वो इस तरह खुरे बयान करता जाएगा जैसे वो मुल्ज़िमों की हरकत और चाल देख रहा है और आंखों देखा हाल बयान कर रहा है। खोजी मुझे बता रहा था कि औरत को ज़बरदस्ती ले जाया जा रहा है। मुझे कुछ बुझे बुझे, अधूरे अधूरे और कुछ नुमायाँ खुरे नज़र आ रहे थे। हम और दूर निकल गए। खुरे हमें आम रास्ते से हटाकर वीरान इलाके में ले गए थे। मैंने एक जगह रुककर आगे देखा तो तकरीबन 50 कदम दूर एक झाड़ी के साथ उलझा हुआ कपड़ा मुझे नजर आया। मैं दौड़कर वहां पहुंचा। कांटों वाली एक झाड़ी के साथ जारजेट का एक दुपट्टा उलझा हुआ था। इस पर खून के धब्बे थे और खून में भीगा हुआ पूरा हाथ लगा हुआ था। मेरे लिए ये समझना मुश्किल नहीं था कि मकतूल ने अपना ये हाथ पेट के ज़ख्म पर रखा, फिर औरत को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन इसका हाथ औरत की पीठ पर पड़ा। खून आलूद हाथ का पूरा निशान दुपट्टे पर लगा और औरत भाग गई। इस दुपट्टे का रंग फिरोजी था। मैंने जेब से वो ज़रा सा टुकड़ा निकाला जो दरवाजे से निकली हुई कील के साथ अटका हुआ था। दुपट्टे से मिलाया, ये इसी दुपट्टे का टुकड़ा था। मैंने दुपट्टे को देखा।
एक जगह से टुकड़ा गायब था और धागे खिंचे हुए थे। ये साबित हो गया कि ये दुपट्टा उसी औरत का है जो गैर आबाद कोठी में मकतूल के साथ थी। बाकी कहानी खोजी ने बयान कर दी। उसने ज़मीन पर झुककर देखा। एक तो उसने एक चूड़ी के 3 टुकड़े उठा के मुझे दिए। मैंने इन्हें मिलाया तो पूरी चूड़ी बन गई। इस चूड़ी का रंग और डिज़ाइन वही था जो चाय वारदात से बरामद होने वाली चूड़ियों का था। वहाँ खुरे बुरी तरह गटमट थे। खोजी ने बहुत गौर से खुरे देखे और कहा, औरत आगे नहीं जा रही, उसके साथ ज़बरदस्ती हो रही है, ज़बरदस्ती घसीटा जा रहा है। वो वापस जाने की कोशिश कर रही है और आदमी उसे रोक रहे हैं। वो बैठ गई है। ये निशान गौर से देखें, यह हाथ का निशान है। यहाँ से जब उसे उठाने की कोशिश की गई है, उसका दुपट्टा झाड़ी के कांटों ने पकड़ लिया है। खोजी उठकर आगे गया। ज़मीन पर झुक झुक कर चलते 20-25 कदम दूर चला गया और वापस आ गया। फिर मुझे साथ ले जाकर खुरे दिखाने लगा। अब आपको औरत का खुरा नजर नहीं आएगा क्योंकि इनमें से एक आदमी ने उसे उठा लिया है। उसने खुरों को गौर से देखकर एक खुरे पर छड़ी रखी और कहा, इस आदमी के ऊपर वजन है। आगे जाकर एक जगह खुरे पूरी तरह वाज़ेह हो गए। ज़मीन भुरभुरी थी। मैंने फौरन हेड कांस्टेबल को बुलाया। अमला मेरे साथ था। मैंने इसे कहा कि इन खुरों का मोल्ड फौरन तैयार करवाओ। उसने एक कांस्टेबल को वहां फेरे पर खड़ा कर दिया और खुद मोल्ड का इंतजाम करने चला गया। ये दोनों देहाती हैं, खोजी ने कहा। देहाती जूतियां पहने हुए हैं। औरत के मुतालिक मुझे शक है। खोजी की ये राय मेरे लिए हैरानकुन थी क्योंकि देहातियों की किसी शहरी दुकानदार से क्या दुश्मनी हो सकती थी। ये वारदात रहज़नी की भी नहीं थी क्योंकि मकतूल की जेब से 136 रुपये बरामद हुए थे। घड़ी और सोने की एक अंगूठी उसके जिस्म के साथ थी। यही कुछ सोचता हुआ मैं आगे बढ़ता गया। कुछ दूर बेशुमार गर्द उड़ती नजर आई। खुरों का मामला चौपट होता दिखाई दिया। मवेशियों का बहुत बड़ा रेवड़ फैला हुआ आ रहा था। ये मवेशियों की खरीदो फरोख्त करने वाले लोग थे। वो 100-150 भैंसें, गायें और बैल साथ लिए नकल मकानी करते रहते थे। ऐसा ही एक रेवड़ चला आ रहा था। रुख हमारी तरफ था। रोकना मुमकिन नहीं था। कमोबेश 100 मवेशी हमारे करीब आ गए और दूर दूर तक फैलते हुए गुजर गए। हम इनके दरमियान खड़े रहे। बहुत गर्द उड़ रही थी। रेवड़ गुजर गया तो 6-7 आदमी इसके पीछे नजर आए। मुझे वर्दी में देखकर घबरा गए। इनमें से एक ने एक सैंडल उठा रखी थी जो उसने पिछले स्टेप से पकड़कर एक भैंस को मारी। खोजी ने इसे बुलाया और ये सैंडल इसके हाथ से लेकर तलवा देखा। मैंने भी देखा कि शहरी किस्म की सैंडल थी जो इस किस्म के आदमी के पास नहीं होनी चाहिए थी। ये एक ही पाँव था। उसने हमारे पूछे बगैर कहा, हुजूर, ये पाँव वहाँ पड़ा था। उसने पीछे को इशारा किया। मैं उसे उस जगह तक साथ ले गया। वो जगह कोई 3 फर्लांग दूर थी। उसने बताया कि ये पाँव यहाँ पड़ा था। उसने उठा लिया। वो बहुत डरा हुआ था। इस पर किसी किस्म का शक नहीं किया जा सकता था। अलबत्ता इन लोगों पर मुझे बहुत गुस्सा आया क्योंकि उन्होंने खुरे तबाह कर दिए थे। अलबत्ता कातिला या मगविया की एक निशानी मुझे दे गए। मैंने सैंडल का ये पाँव अपने पास रख लिया। मैं वहीं रुक गया। आगे जाने का इरादा तर्क कर दिया। मैं सोचने लगा कि एक सूरत ये दिमाग में आई कि ये औरत अगवा की जा रही थी। मकतूल ने इसे इन आदमियों से छुड़ाने की कोशिश की और मारा गया, लेकिन औरत तो कमरे में थी। तो इसका मतलब यह हो सकता था कि ये 2 आदमी इस औरत के साथ गैर आबाद कोठी में ज़बरदस्ती कर रहे थे। औरत के शोर पर मकतूल अंदर गया और मारा गया, मगर औरत के दुपट्टे पर खून आलूद हाथ का निशान क्यों? सोच कर मैंने खोजी से कहा कि चलो थाने चलें। मेरा ये फैसला गलत था। मुझे इस इलाके को और ज़्यादा खोजना चाहिए था, मगर मवेशियों के रेवड़ ने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया। ये इंसानी फितरत की कमज़ोरियाँ होती हैं जो गलत फैसले करा देती हैं। पुलिस इंस्पेक्टर को मदारियों जैसे करतब दिखाने पड़ते हैं, लेकिन वो आम जहन का इंसान भी होता है। ज़रा सी भूल चूक या गलत ख्याल इसकी तफ्तीश का बेड़ा गर्क कर देता है। मैं थकने या हारने वाला आदमी नहीं था, मगर मवेशियों के रेवड़ ने मेरा मूड ऐसा तबाह किया कि मैं वापस चला गया। मुझे सिर्फ सैंडल का एक पाँव मिला, जिसे देखकर खोजी ने तस्दीक की कि जो खुरे हमने कोठी से यहाँ तक देखे हैं वो इसी सैंडल के हैं। मैं थाने में पहुँचा तो शाम के 4:15 बज रहे थे। मेरे एएसआई रघुनाथ ने मकतूल के घर का अता पता मालूम कर लिया था। इसके अलावा यकीन को अस्पताल ले जाकर लाश की शनाख्त करा ली थी।
میں نے مخبروں کو ہدایات دے دیں، جن میں سب سے زیادہ ضروری یہ تھا کہ مقتول کے متعلق جس قدر معلومات فراہم ہو سکیں کریں، یعنی اس کا چال چلن، اس کی دوستیاں اور اس کی دشمنیاں اور اس کے گھریلو حالات۔ چال چلن معلوم کرنا تو بہت ضروری تھا کیونکہ واردات میں ایک عورت بھی تھی۔ میرے قیاس کے مطابق مقتول عورت کی وجہ سے یا عورت کے ہاتھوں قتل ہوا تھا۔ میں نے سب سے پہلے اس کی بیوی سے پوچھ گچھ کی۔ وہ روتی تھی، سوالوں کا جواب اس انداز سے دیتی تھی جیسے اسے اس تفتیش کے ساتھ کوئی دلچسپی نہ ہو۔ میں نے پوچھا کہ مقتول کا سلوک اس کے ساتھ کیسا تھا؟ اس نے جواب دیا، جیسا تھا ٹھیک ہی تھا، اللہ اس کی قبر ٹھنڈی کرے۔ میں نے پوچھا کہ اس کے علم میں ہے کہ اس کا کسی عورت کے ساتھ دوستانہ تھا؟ اس نے جواب دیا کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس کے اس انداز سے صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ خاوند کو پسند نہیں کرتی تھی۔ میں نے پوچھا کہ خاوند کے ساتھ اس کا کبھی جھگڑا ہوا ہے؟ اس نے کہا کبھی نہیں، یہ اچھی شکل و صورت کی عورت تھی۔ اس کے 3 بچے تھے، بڑا لڑکا عمر 15 سال، ایک لڑکی عمر 10 سال اور ایک لڑکا عمر 2 سال۔ مجھے اس عورت پر شک ہو گیا تھا، وہ مجھ سے کچھ چھپا رہی تھی۔ میں نے اس سے اور کچھ نہ پوچھا، اسے پتہ نہ چلنے دیا اور اس کے بیٹے کو میں تھانے لے گیا۔ اس کے ساتھ میں نے دوستانہ باتیں کیں اور اس کے باپ کے قتل پر افسوس کا اظہار کیا تو اس پر پولیس کا جو خوف طاری تھا وہ ختم ہو گیا۔ وہ آخر بچہ تھا، میری پیار بھری باتوں کے چکر میں آ گیا۔ اس نے بتایا کہ اس کا باپ اس کی ماں کے ساتھ برا سلوک کرتا تھا۔ اس کی ماں اس کے باپ سے اکثر لڑتی تھی، 3-4 بار ماں روٹھ کر میکے چلی گئی تھی۔ اس کا باپ اس کی ماں کو کبھی کبھی مارتا پیٹتا بھی تھا۔ لڑکے کے 2 ماموں 2-3 بار آ کر اس کے باپ سے لڑے بھی تھے۔ میں نے پوچھا کہ وہ تمہارے باپ سے لڑے کس طرح تھے، یعنی ہاتھا پائی ہوئی تھی یا زبانی لڑائی؟ لڑکے نے بتایا کہ لڑائی گالی گلوچ تک ہوتی تھی۔ ایک بار چھوٹے ماموں نے بتایا تھا ابا کو کہ اب ہماری بہن کو تم نے پریشان کیا تو ہم تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ ان دونوں آدمیوں کو تھانے بلایا، پہلے بڑے بھائی کو اندر بلایا۔ اس سے میں نے پہلا سوال یہ پوچھا، مقتول تمہارا بہنوئی تھا، اس کے ساتھ تمہارا کیا جھگڑا تھا؟ کچھ بھی نہیں جناب، اس نے جواب دیا، کوئی جھگڑا نہیں تھا، وہ گھبرایا ہوا تھا۔ میں نے اس سے اور کچھ بھی نہیں پوچھا، اسے باہر بھیج کر چھوٹے کو اندر بلایا۔ میں نے سوچا تھا کہ اگر چھوٹے بھائی نے بھی کہا کہ بہنوئی کے ساتھ ان کا کوئی جھگڑا نہیں تھا تو میں دونوں کو تھانے میں پابند کر دوں گا، مگر چھوٹے بھائی کا رویہ مختلف تھا۔ وہ 18-19 سال کا نوجوان تھا، خون میں جوش تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، مقتول کے ساتھ تمہارا کیا جھگڑا تھا؟ اس نے جوشیلے لہجے میں جواب دیا، وہ عورتوں کا شکاری تھا۔ مجھے خوشی ہے کہ وہ مارا گیا ہے، اگر وہ قتل نہ ہوتا تو میں خود اسے قتل کر دیتا۔ اس کی زنانہ سامان کی دکان ہے، طرح طرح کی عورتیں اس کے پاس جاتی تھیں، یہیں سے وہ عورتوں کا شکاری بن گیا تھا۔ ہماری بہن کو تو گھر سے نکالنا چاہتا تھا۔ تمہارا بڑا بھائی کیوں کہتا ہے کہ مقتول کے ساتھ تمہارا کوئی جھگڑا نہیں تھا؟ میں نے پوچھا۔ وہ سیدھا سادہ شریف آدمی ہے، اس نے جواب دیا، پولیس سے ڈرتا ہے۔ مجھے بھی کہتا تھا کہ تھانے میں یہ نہ بتانا کہ ہمارا مقتول کے ساتھ کوئی جھگڑا تھا ورنہ قتل میں پکڑے جائیں گے۔ میں نہیں مانا۔ میں نے کہا کہ پولیس کو معلوم ہونا چاہیے کہ مرنے والا کس قماش کا آدمی تھا، اس نے ضرور کسی کی بہو بیٹی کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہوگا اور مارا گیا۔ کوئی ایک عورت بتا سکتے ہو جس کے ساتھ اس کے تعلقات تھے؟ میں نے پوچھا۔ اس نے بہت سوچا، پھر کہنے لگا، اس کا زیادہ دوستانہ ہندوؤں کی عورتوں کے ساتھ تھا۔ ایک بار 2 سکھوں نے اسے دکان میں پیٹ بھی ڈالا تھا۔ وہ دیہاتی تھے، ان کے ساتھ ایک عورت بھی تھی۔ عورت اس کی دکان میں گئی اور دونوں سکھ باہر کھڑے رہے۔ مقتول نے نہ جانے اس عورت سے کیا کہا کہ عورت نے اسے گالیاں دینی شروع کر دیں۔ سکھوں نے اندر جا کر اسے خوب پیٹا۔ کب کا واقعہ ہے یہ؟ 2 مہینے گزر گئے ہیں۔ میں نے ASI سے کہا کہ وہ مقتول کی دکان کے ساتھ والے دکانداروں سے معلوم کرے کہ جن سکھوں نے مقتول کو پیٹا تھا انہیں کوئی جانتا پہچانتا ہے اور کیا ان کی نشاندہی ممکن ہے۔ میرے دماغ میں تفتیش کی یہ لائن آ گئی تھی کہ مقتول عورتوں کا شکاری تھا۔ اس کی تصدیق میرے 2 مخبروں نے شام سے پہلے کر دی تھی، انہوں نے بھی شکاری کا لفظ ہی استعمال کیا تھا۔ 2-3 دکانداروں نے انہیں بتایا تھا کہ عورتیں زیبائش اور نمائش کے سامان کی اتنی شیدائی ہوتی ہیں کہ کوئی نہ کوئی عورت قیمتی اور دلکش چوڑیاں مفت حاصل کرنے کے لیے اپنی عزت تک قربان کر دیتی ہیں۔
बिल्कुल इसी तरह जिस तरह कोई कोई औरत ऐसी निकल आती है, इसी तरह कोई कोई दुकानदार भी ऐसा निकल आता है जो औरतों के शौक से पूरा पूरा फ़ायदा उठाता है। हर औरत और हर दुकानदार तो ऐसा नहीं होता। मकतूल बदी के रास्ते पर चल पड़ा था। एएसआई रघुनाथ दुकानदारों से ये रिपोर्ट लाया कि 1.5 महीने से कुछ दिन ऊपर गुजरे कि मकतूल को 2 देहाती सिक्कों ने पीटा था। दुकानदारों ने ये भी बताया कि सिख औरत ने उसे गालियां नहीं दी थीं। मामला गड़बड़ था। औरत दुकान में थी और सिख बाहर थे। मालूम नहीं वो सिक्कों की क्या लगती थी। सिख अंदर चले गए और मकतूल की इतनी पिटाई की कि अगर दुकानदार छुड़ा न लेते तो वो इसे जान से ही मार देते। इसके बाद सिख अपनी औरत को बाजू से पकड़कर घसीट कर ले गए। एक दुकानदार ने रघुनाथ को ये भी बताया कि कोई 1 हफ्ता गुजरा, उसने एक बार फिर इस औरत को मकतूल की दुकान के सामने से गुजरते देखा था। ये मालूम नहीं हो सका कि वो दुकान के अंदर गई थी या नहीं। औरत जवान और खूबसूरत थी। इस दुकानदार ने कहा कि ये औरत सामने आए तो वो इसे पहचान सकता है और दोनों सिक्कों की शक्लें भी उसे याद हैं। इस रिपोर्ट से मेरे जहन में इस लाइन का आना कुदरती था कि मकतूल इस सिकनी की खातिर मरा है। 3 देहाती सिक्कों की औरतों से वाकफियत थी। सही मायनों में शेर और दिलेर होती हैं। दोस्तों में शेर और दुश्मनी में दिलेर। दोस्ती या दुश्मनी औरत से हो या मर्द से। इस औरत का मकतूल के साथ दोस्ताना था। वो उसकी दुकान में आती थी। ये सिख उसके भाई भी हो सकते थे और खामिंद और देवर भी। उन्होंने एक रोज़ इशारा पाकर मकतूल को दुकान में पीटा और अपनी औरत को घसीट कर ले गए। इस सिकनी ने दोस्ती निभाई और मकतूल से मिलती रही। आखिर गैर आबाद नई कोठी में उसके साथ मौके पर पकड़ी गई। यही 2 सिख इसके ताक़ुब में आए होंगे। उन्होंने उसके आशना को कत्ल किया और अपनी सिकनी को साथ ले गए। रास्ते में वो घर जाने से मुनकिर हो गई। सिखों ने उसे मारा पीटा घसीटा। उसकी एक चूड़ी वहाँ भी टूटी और दुपट्टा झाड़ी के साथ अटका रह गया और वो औरत को उठाकर ले गए। ऐन मुमकिन था कि वारदात बिल्कुल ऐसे ही हुई हो जैसे मैंने सोची थी, मगर असल मसला तो ये था कि इन सिक्कों और सिकनी को कहाँ ढूंढूं और जुर्म किस तरह साबित करूं। मुझे अपनी इस गलती का भी एहसास हुआ कि मैंने खुरा आधे रास्ते में मवेशियों के रेवड़ की वजह से छोड़ दिया था। मुझे आगे जाना चाहिए था। शायद मैं मुलजिमों के घर तक नहीं तो उनके गांव तक पहुंच जाता। मैंने सोचा कि ज़्यादा वक्त तो गुजरा नहीं, अब भी ताक़ुब किया जा सकता है। लेकिन मुझे ये ख्याल भी आ गया कि मेरा जाना ठीक नहीं। देहात में थानेदार का जाना बहुत बड़ा वाक़या होता था। आजकल के थानेदारों ने तो रिश्वत के लालच में अपनी कदर व कीमत और रौब रहने ही नहीं दिया जो हमारे वक्तों में था। रिश्वत उस वक्त भी चलती थी। फ़र्क सिर्फ ये था कि कोई थानेदार मुंह खोलकर रिश्वत मांगता नहीं था। देने वाले थानेदार के पाँव में रकम रख जाते थे। थानेदार इस अंदाज से रिश्वत कबूल करते थे जैसे उन्होंने देने वाले पर बहुत बड़ा एहसान किया हो। मैंने ये सोचकर देहाती इलाके में न जाने का फैसला कर लिया कि मुलजिम चौकन्ने हो जाएंगे और अपने बचाव की सूरत पैदा कर लेंगे। मैंने ये काम देहाती मुखबिरों, नंबरदारों और चौकीदारों के सुपुर्द करने का इंतज़ाम कर दिया। मैंने पुलिस के बाकायदा और माहिर मुखबिरों को मंदरजा झेल हिदायत दी। ऐसी सिकनी की निशानदही करें जो जवान है, खूबसूरत है, कमीज़ या शलवार या दोनों फिरोज़ी रंग के हैं और दुपट्टा किसी और रंग का। फिरोज़ी रंग का दुपट्टा मेरे कब्ज़े में था। चूड़ियाँ प्याजी रंग की। मैंने इन्हें चूड़ियों के टुकड़े दिखाए। इन्हें सैंडल का एक पाँव दिखाकर कहा कि इसका दूसरा पाँव ढूंढें। हो सकता है कि किसी गांव से बाहर कूड़े करकट के ढेर में फेंक दिया गया हो। किसी घर में किसी सिकनी को भाइयों ने या खामिद ने मारा पीटा होगा। किसी गांव में कोई सिकनी कत्ल हुई होगी और कत्ल कुदरती मौत कहकर छुपा लिया गया होगा। मैंने ऐसे ही कुछ और हिदायत दी, मगर मैंने किसी मोजज़े की तवक्को न रखी। बेशक पुलिस के मुखबिर अपने काम में माहिर थे, फिर भी मुझे एहसास था कि मैंने इन्हें जो काम सौंपा है वो 3 दिनों में मेरी मर्जी के मुताबिक नहीं हो सकेगा। मुझे यकीन हो गया था कि कातिल यही 2 सिख हैं और कोठी में मकतूल के साथ यही सिकनी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा था कि छुरी का एक जख्म जिगर में चला गया है, दूसरा सीने में जिससे फेफड़ा कट गया और तीसरा नाभ से 2 इंच दाएं और 3 इंच नीचे, इससे अंतड़ियां कटी हैं और एक कट हथेली पर है। डॉक्टर की राय के मुताबिक मौत रात के 9 और 10 बजे के दरमियान वाक़ई हुई है। अगले रोज़ मैं शहर में फैलाए हुए मुखबिरों की रिपोर्टें सुनकर उनके मुताबिक तफ्तीश के ताने बाने बुन रहा था।
मैंने मकतूल की बेवा और उसके भाइयों को भी नज़रअंदाज नहीं किया था, लेकिन इन्हें ये तासुर नहीं दिया था कि मुझे इन पर शक व शुबा है। ये मेरा तरीक़ा तफ्तीश था कि इब्तिदा में मुश्तबा अफराद से वारदात के मुतालिक इस तरह दोस्ताना बातें किया करता था जैसे मैं जाहिल और अहमक हूँ और उनसे मशवरा ले रहा हूँ। बाज़ औक़ात तो जिसके मुतालिक यकीन होता था कि यही मुजरिम है, मैं इसे भी यही तासुर दे दिया करता था कि मुझे इस पर ज़रा बराबर शक नहीं। मैं फ़ौरन ही इसे हिरासत में लेकर अपना इस्तग़ासा कमज़ोर नहीं करना चाहता था। मैं सिर्फ़ उस वक्त उसकी गर्दन पर हाथ रखता था जब मुझे यकीन हो जाता था कि इसकी गर्दन मेरे हाथ से निकल नहीं सकेगी। मैंने मकतूल की बेवा और उसके भाइयों को ऐसा ही तासुर देकर खुली छुट्टी दे दी थी और मुखबिर उनके पीछे लगा दिए थे। बईदस कयास नहीं था कि बेवा के दोनों भाइयों ने या छोटे ने अपने किसी दोस्त से मिलकर मकतूल से इस तरह इंतकाम लिया हो कि किसी औरत की मारिफत इसे कोठी तक लाए और इसे कत्ल करके औरत को साथ ले गए। मैं इन्हीं भूल भुलैयों में गुम था कि एक मुअज़्ज़िज़ मुसलमान मेरे कमरे में दाखिल हुआ। वो उम्र, लिबास, शक्ल सूरत और डील डौल से मुअज़्ज़िज़ लगता था। मैंने इसे बैठने को कहा तो इसकी आंखों में आंसू आ गए। कहने लगा कि बात करते शर्म आती है, अगर आप मुसलमान न होते तो थाने में कभी ना आता। मेरी जवान बेटी लापता है। इतनी सी बात सुनते ही मेरा ध्यान उस औरत की तरफ गया जो मकतूल के साथ गैर आबाद कोठी में गई थी, लेकिन मैंने जब इस शख्स से बेशुमार सवाल पूछे तो मुझे मुसलमान की हैसियत से खुशी हुई कि इस लड़की का इस वारदात के साथ कोई ताल्लुक नहीं। मगर पुलिस इंस्पेक्टर की हैसियत से मुझे मायूसी हुई। इस बाप ने मेरे सवालों का जवाब देते हुए बताया कि लड़की के चाल चलन पर इसे कोई शुबा नहीं। वो गैर शादीशुदा है, किसी के साथ उसकी राह रस्म नहीं, घर में पर्दे की पाबंदी है। घर में ऐसी कोई बात नहीं हुई कि वो नाराज़ होकर कहीं चली गई हो। इसे लापता हुए 2 दिन हो गए हैं। शाम के बाद किसी को बताए बगैर घर से निकली थी। बाप ने कहा, अगर मुझे ये लड़की की माँ को ज़रा सा भी शुबा होता कि लड़की ने किसी के साथ कोई अच्छा या बुरा ताल्लुक़ कायम कर रखा है तो मैं थाने में कभी रिपोर्ट ना करता, यही समझता कि कमबख्त मर गई है। लड़की की तबीयत और आदत के मुतालिक बाप ने बताया कि तबीयत शगुफ्ता है, मगर गुस्से में आ जाए तो पागल हो जाती है और घर वालों को भी पागल कर देती है। इसका गुस्सा बिला वजह नहीं होता, घर में पूरी दिलचस्पी लेती है, माँ बाप का एहतराम करती है, मगर गलती माँ करे या बाप, वो किसी को बख्शती नहीं। मेरे कुछ और सवालों का जवाब देते हुए बाप ने बताया कि लड़की को बनाव सिंगार की आदत नहीं, इनकी किसी के साथ दुश्मनी भी नहीं। ये तो बाप की राय थी। पुलिस की राय वालिदैन की राय से बहुत मुख्तलिफ हुआ करती है। मेरे जहन पर कत्ल की वारदात सवार थी। मैंने रिपोर्ट दर्ज करके अपने एएसआई रघुनाथ को बुलाया और ये केस उसके हवाले कर दिया। मैंने लड़की के बाप को बाहर भेजकर रघुनाथ से कहा, तुम अनाड़ी नहीं हो रघुनाथ, मैं तुमसे सिर्फ ये सवाल पूछूंगा कि मुझे तुम अच्छी तरह जानते हो ना। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया, लेकिन मुझे देखकर उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई। बरखुरदाना लहजे में बोला, हाँ मलिक साहब, मैं आपको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, आप कोई फ़िक्र न करें। वो समझ गया था कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं मुसलमान परवरी की वजह से गैर मुस्लिमों में बदनाम था। जब कोई मुसलमान पुलिस की लपेट में आ जाता था तो मुझे बहुत दुख होता था। मेरी पूरी कोशिश होती थी कि इसकी इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ करूं। मुसलमानों के आपस के लड़ाई झगड़े की मैं रिपोर्ट रजिस्टर नहीं किया करता था। इनका राज़ीनामा करा के रात चोरी छुपे उनके घरों में जाकर उन्हें लान तान किया करता था। अब ये केस एक मुसलमान घराने का आ गया जो बहुत ही नाजुक था, तो मैंने ज़रूरी समझा कि रघुनाथ को ख़बरदार कर दूं कि इस केस में वो कोई हेरा फेरी ना करे और रिश्वत का ख्याल दिल से निकाल दे और लड़की बरामद करके ही दम ले। इस वार्निंग के बाद मैंने इसे दीगर हिदायत दी और बताया कि ये ज़रूरी नहीं कि बाप की राय के मुताबिक लड़की के किसी आदमी के साथ मरासिम ना हों। अक्सर यूँ होता है कि वालिदैन जिसे अगवा कहते हैं वो अगवा नहीं होता। लड़की अपनी मर्जी से जाती है, इसे कोई सोते वक्त उठाकर नहीं ले गया। ये शहर है, जंगल नहीं कि इधर उधर हुई और गायब हो गई। बाप ने कहा था कि घर में पर्दे की पाबंदी है, लेकिन मेरे सवाल के जवाब में उसने कहा था कि उसका बुर्का घर में रखा है। मुझे कुछ शक पैदा हुआ। मैंने रघुनाथ से कहा,
یہ علاقہ بیگی کا معلوم ہوتا ہے، بیگی کو پکڑو، وہ تمہاری مدد کرے گی۔ آپ کی دلچسپی کی خاطر آپ کو بیگی کے متعلق تفصیل سے بتا دوں کہ یہ کیا چیز تھی۔ بیگی ایک ادھیڑ عمر عورت تھی جو آسمان سے تارے توڑ لاتی تھی۔ میں نے پہلے بھی کسی کہانی میں کسی ایسی ایک عورت کا ذکر کیا ہے۔ میں کہانی تو پرانی سنا رہا ہوں، لیکن بیگی جیسی عورتیں آج بھی ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں۔ ان میں کمال یہ ہوتا ہے کہ ہوتی تو بدنام ہیں، لیکن شریف گھرانوں میں بھی مقبولیت کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہیں۔ شریفوں کے ساتھ ایسی شریفانہ باتیں کرتی ہیں کہ زاہد اور پارسا لگتی ہیں، اور بدمعاشوں سے ہم کلام ہوں تو انہیں انگلیوں پر نچا دیتی ہیں۔ انسان کی کمزوریاں، دکھتی رگوں، خواہشوں اور آرزوؤں کو نفسیات کے ڈاکٹروں کی طرح سمجھتی ہیں۔ ان عورتوں کا کام ہوتا ہے رشتے ناطے کرانا، آشنائیاں کرانا، پیغام رسانی کرنا، بچھڑے ہوئے دلوں کو ملانا، جہاں وہ ملے وہاں پہرا دینا اور منہ مانگی اجرت لینا۔ کسی باعزت گھرانے کی لڑکی کا رشتہ باعزت گھرانے میں کرانا ان کا کمال ہوتا ہے۔ روتوں کو ہنسا دینا، ہنستوں کو رلا دینا، خود ہنستے ہنستے اس طرح رو پڑنا کہ آنسو تھمنے میں نہ آئیں، ان عورتوں کا خصوصی وصف ہوتا ہے۔ ہونٹوں پر جیسی مسکراہٹ چاہیں لا سکتی ہیں۔ 40 سال کی عمر میں وہ ہونٹوں پر ایسی مسکراہٹ اور آنکھوں میں ایسا تاثر پیدا کر سکتی ہیں کہ 20-22 سال کا نوجوان اپنی ہم عمر لڑکی کو چھوڑ کر ان کے قدموں میں جا گرے۔ ایسی عورتیں گھر گھر کی خبر رکھتی ہیں، شہر کی زیادہ سے زیادہ عورتوں کو جانتی ہیں اور ہر ایک لڑکی اور عورت کے اندر باہر کے حالات بتا سکتی ہیں۔ یہ کام ان کے فطری تقاضوں کے عین مطابق ہوتا ہے۔ اس سے انہیں نفسیاتی خلفشار سے ذرا نجات مل جاتی ہے اور انہی اوصاف سے وہ پیسہ کماتی ہیں۔ ایسی عورتیں دیہات میں بھی پائی جاتی ہیں، شہروں اور قصبوں میں بھی انہیں کوئی باقاعدہ ٹریننگ تو دی نہیں جاتی۔ یہ ایک خاص قسم کا پس منظر اور خاص قسم کے حالات ہوتے ہیں جو اس قسم کی عورتوں کو جنم دیتے ہیں۔ بیگی ایسی ہی عورت تھی۔ میں نے جب اس تھانے کا چارج لیا تو مخبروں کی فوج کے ساتھ بیگی کا بھی مجھے چارج دیا گیا تھا۔ اس وقت اس کی عمر 38 سال تھی اور پولیس کے لیے مخبری کرتے اسے 3.5 سال ہو گئے تھے۔ خوب رو عورت تھی۔ اس عمر میں بھی اس میں ایسی کشش تھی اور طبیعت میں ایسی شگفتگی کہ بدمعاشوں اور پارساؤں کو برابر متاثر کر لیتی تھی۔ ان عورتوں کا گھناؤنا کردار یہ ہوتا ہے کہ شریف گھرانے کی لڑکیوں کو بھی برگلا کر ان کی دوستیاں کسی سے کرا دیتی ہیں۔ بیگی کی اپنی جوانی کچھ ایسی ہی گزری تھی کہ اس سے یہ سب کرنا پڑا۔ اس کی شادی ایسے لڑکے سے کر دی گئی تھی جو دماغی لحاظ سے مفلوج تھا، امیروں کا لڑکا تھا۔ بیگی کو انہوں نے منہ مانگے دام دے کر اپنے پاگل لڑکے کے ساتھ بیاہ دیا تھا۔ بیگی زندہ دل لڑکی تھی، اس نے دل کو مردہ نہ ہونے دیا اور نت نئی دوستیوں کی عادی ہو گئی۔ شادی کے 8ویں سال اس کا پگلا دولہا رات منڈیر سے صحن میں گرا اور مر گیا۔ لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ اسے بیگی نے گرایا تھا، واللہ اعلم۔ اس وقت اس کا نام بیگی نہیں فرزانہ تھا۔ شادی کے بعد فرزانہ بیگ کہلانے لگی اور پھر لوگ اسے بیگی کہنے لگے۔ میں نے جب اسے دیکھا تو وہ اپنا نام شاید بھول گئی تھی۔ اس نے اپنا نام بیگی بتایا تھا۔ وہ میرے تھانے کے علاقے کی ایک مجرم تھی جو مجھے اس لیے اچھی نہ لگی کہ مجرم تھی، اور یہ افسوس بھی ہوا کہ وہ مسلمان تھی۔ لیکن پولیس کو 2-4 ایسے مجرم پالنے پڑتے ہیں جو مجرموں کی نشاندہی کر دیتے ہیں۔ میرے لیے بیگی کا مجرم وجود لازمی تھا۔ اس نے میری بہت مدد کی۔ اب اس شریف آدمی کی بیٹی لاپتہ ہو گئی تو میں نے رگھوناتھ سے کہا کہ وہ بیگی سے پوچھے کہ اس لڑکی کا کسی کے ساتھ دوستانہ تھا یا نہیں، اور یہ لڑکی کیسی ہے۔ پوری ہدایات کے ساتھ یہ کیس رگھوناتھ کو سونپ کر میں قتل کے کیس میں الجھ گیا۔ مقتول کی بیوہ سے پوچھ گچھ کی اور اسے پوچھا کہ اس نے یہ کیوں کہا تھا کہ اس کا خاوند کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں تھا۔ اس نے جواب دیا، وہ میرے بچوں کا باپ تھا، میں اس کا مردہ خوار نہیں کرنا چاہتی تھی، اس نے اپنے کیے کی سزا پا لی ہے۔ اس عورت کے دونوں بھائیوں کو بلایا، انہیں بہت چکر دیے اور میں ان کے انداز سے اور باتوں سے یہ اندازہ کرتا رہا کہ ان میں ایسا سنگین جرم کرنے کی ہمت ہے۔ مجھے ان میں ایسی ہمت نظر نہیں آئی۔ 2 دن گزر گئے، دیہات سے کوئی کام کی خبر نہیں آ رہی تھی۔ کام کی صرف اتنی سی خبر ملی کہ وقوع کی رات ایک گاؤں کے ایک آدمی نے 2 آدمیوں کو گاؤں کے قریب سے گزرتے دیکھا تھا۔ ان کے ساتھ ایک عورت تھی۔ اس آدمی نے میرے مخبر کو بتایا کہ اسے ایسی آواز سنائی دی تھی
जैसे औरत रो रही थी। उसने इस ख्याल से ध्यान न दिया कि ये लोग किसी मातम पर जा रहे होंगे। अंधेरे में से साए से नजर आए थे, जिनमें साफ पता चलता था कि इनके साथ एक औरत है। रात के गालिबन 9 बज रहे थे। मैं और रघुनाथ थाने के लान में कुर्सियों पर बैठे गपशप लगा रहे थे। बेगी आ गई, कहने लगी कि अंदर चलो, यहाँ कोई देख लेगा। मैं इसे और रघुनाथ को अपने डेरे में ले गया। बेगी लापता लड़की और उसके खानदान के मुतालिक रिपोर्ट देने आई थी। उसने बताया कि जो लड़की लापता हुई है वो नेक और शरीफ लड़की है, खानदान भी नेक है। बेगी इस लड़की को ज़ाती तौर पर जानती थी। उसकी नज़र हर लड़की और लड़के पर रहती थी, क्योंकि उसे रिश्ते नाते करने का कारोबार चलाना होता था और कोई फरमाइश करे तो दोस्ती भी करानी होती थी। बेगी ने बताया कि यह लड़की अपनी मर्जी से किसी के हाथ आने वाली नहीं थी। बेगी ने बताया कि इस लड़की की बड़ी बहन शादीशुदा है मगर घर बैठी है, क्योंकि खामिद को इसके चाल चलन पर शुबा है। बेगी ने कहा, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि वो बदचलन नहीं। तुम किस तरह जानती हो? मैंने पूछा। मैं पैगाम लेकर जाती थी, लेकिन इस लड़की ने मुझे धुतकार दिया था, बेगी ने जवाब दिया और एक ऐसा इंकशाफ किया कि मैं चौंक उठा। उसने कहा, ये जो आदमी कत्ल हो गया है वो इस शादीशुदा लड़की के साथ दोस्ती करना चाहता था। वो कभी इसकी दुकान में कुछ खरीदने के लिए गई थी। दुकानदार इस पर मर मिटा। उसने ये काम मुझे सौंपा कि इसके साथ दोस्ताना करा दूं। मैं 2 बार इस आदमी का पैगाम लेकर इस लड़की के घर गई। दोनों बार उसका खामिद आ गया। मैं तीसरी बार गई तो इस लड़की ने मुझे गालियां देकर घर से निकाल दिया। वो दरअसल ऐसी वैसी है ही नहीं, लेकिन खामिद इसे अपने घर ले जाता ही नहीं। बेगी के साथ और भी बहुत सी बातें हुई, लेकिन मैं सोचता रहा कि इस लड़की के खामिद ने ही साली को गुम न करा दिया हो। इसके साथ मकतूल का ताल्लुक भी था, इसलिए मैंने ज़रूरी समझा कि इस आदमी के साथ गुफ्तगू की जाए। वो तालीम याफ्ता शहरी था। मैंने सुबह के वक्त उसे थाने बुलाया। हर शहरी की तरह जिसे थाने बुलाता हूँ वो डरा हुआ होता है। मैंने तसल्ली दिलासा देकर उसका भी हौसला ताज़ा किया और पूछा, अपनी बीवी को बसाते क्यों नहीं? वो इस कदर खौफजदा था कि गुलामों की तरह बोला, बसा लूँगा जनाब, आज ही इसे घर ले जाऊँगा। तुम इसे घर ले जाओ या ना ले जाओ, मैंने कहा, मुझे इससे कोई दिलचस्पी नहीं। मैंने पूछा था कि इसे तुमने घर से क्यों निकाल दिया है, क्योंकि इसका चाल चलन अच्छा नहीं क्या? हाँ हुजूर, उसने जवाब दिया, यही बात है। तुम्हें कैसे पता चला था कि उसका चाल चलन अच्छा नहीं? मैंने पूछा। हमारे महल्ले में एक बदकार औरत रहती है, उसने जवाब दिया। उसका नाम बेगी है। वो मर्दों औरतों के दोस्तियाँ लगाती रहती है। मैंने इसे 2-3 बार देखा कि मेरी गैर हाजिरी में मेरी बीवी के साथ राजदारी से बातें कर रही थी। फिर मैंने अपनी बीवी पर नज़र रखी। एक बार इसे इस दुकानदार के घर जाते देखा जो कत्ल हो गया है, और फिर एक बार उसे उसकी दुकान से निकलते देखा। ये दुकानदार मारा गया है, अल्लाह इसके गुनाह माफ़ करे। सख्त बदकार आदमी था। शरीफ लोग उसके साय से भी बिदकते थे। यह औरत जिसका नाम बेगी है, इसकी काम किया करती थी और बेगी को वो खूब माल खिलाता रहता था। मैं गैरत के जोश में एक रोज़ इस दुकानदार की दुकान पर चला गया। मैं ये सोच कर गया था कि शायद कमबख्त मेरी बीवी के पीछे पड़ा हुआ है। मैं तैयार होकर गया था, मगर उससे बात हुई तो उसने कहा कि तुम अपनी बीवी को संभालो। मैं इतना कमीना नहीं हूँ कि महल्ले की बहू बेटियों का भी ख्याल न करूँ। मैं खुद तुम्हारे साथ बात करना चाहता था। अच्छा हुआ कि तुम खुद ही आ गए। तुम्हारी बीवी मेरी दुकान में आ जाती है। मैंने इसी रोज़ बीवी को घर भेज दिया। मैंने इस पर कमोबेश 2 घंटे जिरा की, लेकिन कत्ल की वारदात के साथ उसका कोई ताल्लुक नज़र न आया। इससे इसकी साली के मुतालिक पूछा तो उसने हैरत का इजहार किया और कहा, मैं इसे शरीफ लड़की समझता रहा हूँ, लेकिन अपनी बीवी को भी मैं शरीफ ही समझता था। यह लड़की मेरे पास 3-4 दफ़ा आई थी और मुझे कहा था कि मैं इसकी बहन पर झूठा इल्ज़ाम आयद कर रहा हूँ। मैंने इसे बताया कि दुकानदार ने मुझे यकीन दिलाया है कि तुम्हारी बहन उसके पास जाती रही है। मेरी साली ने मुझे बुरा भला भी कहा था। इस आदमी की बातें कच्ची कच्ची और दोगली थीं। वो बैक वक्त बुज़दिल भी था और दिलेर भी। कभी वो यूं बात करता जैसे बेहद कमज़ोर और डरपोक आदमी है, और कभी यूं शेर हो जाता जैसे मेरे मुंह पर घूसा दे मारेगा। इस किस्म के लोग हमेशा इंतहाई कदम उठाया करते हैं। इनमें गुस्से की लहर आ जाए तो कत्ल या खुदकुशी कर लेते हैं, और अगर दूसरी लहर आ जाए तो दुश्मन के पाँव में सर रख देते हैं।
बेगी ने एक और मुलाकात में मुझे बताया था कि इस आदमी को अपनी बीवी के खिलाफ वहम हो गया है और मकतूल ने इसकी बीवी को जलील करने के लिए इसके खामिन को भड़का दिया है। बहरहाल मैंने इस आदमी को कह दिया कि वो हर रोज़ सुबह के वक्त थाने में आ जाया करे। मैं इसे कत्ल की वारदात या इसकी साली की गुमशुदगी के साथ किसी न किसी हद तक वाबस्ता समझने लगा था और मैं ये भी समझने लगा था कि मकतूल इसकी बीवी को इसके खामिन के दिल में गलत फहमी पैदा करके ब्लैकमेल करता रहा था। मेरी इस राय की तस्दीक बेगी ने भी की थी। मैंने भी रघुनाथ से कहा कि इस लड़की की गुमशुदगी की तफ्तीश हम दोनों मिलकर ही करें तो बेहतर है। ज़रूरी नहीं था कि इस वारदात का ताल्लुक कत्ल से हो, लेकिन पुलिस को घुप अंधेरे में काले रंग की बिल्ली ढूंढनी पड़ती है। ऐसे अंधेरे में हल्की सी आहट सुनाई दे तो पुलिस उसे बिल्ली की आहट समझ लेती है। यही हाल मेरा था। मैं तिनकों के सहारे ढूंढ रहा था। पुलिस के लिए इंतहाई मामूली चीज़ें या किसी मासूम से बच्चे की कही हुई तोतली सी बात भी बहुत बड़ी अहमियत की हामिल होती है। मैं इस लड़की को, जिसकी छोटी बहन लापता हो गई थी और जिसे हामिद ने मकतूल के साथ वाबस्ता करके मैके बिठा दिया था, मिलने का फैसला किया। लेकिन मैं इसे थाने नहीं बुलाना चाहता था। इसके घर का अता पता मालूम करके मैं रात को प्राइवेट कपड़ों में उसके घर चला गया। वहाँ जाने का मेरे पास जवाज़ था। इस घर की जवान और गैर शादीशुदा लड़की लापता हो गई थी। मैं इसके बाप से मिला। वो वाकई बेचारा शरीफ इंसान था। 2 दिनों में अपनी बच्ची के गम में 80 बरस का बूढ़ा हो गया था। मैं इसके दिल के रोग को समझता था। मैंने बातों से इसका रोग कम करने की कोशिश की, लेकिन वो ये कहकर रो पड़ा कि इस उम्र तक सिर्फ एक कमाई की थी और वो थी इज्जत। बैठे बिठाए वो भी गई। बड़ी लड़की बद चलने के इल्ज़ाम में घर बैठी है और छोटी लापता है। आपको कैसे बताऊं कि अपने आप को खुदकुशी से किस तरह रोक रहा हूं। मैंने इसे यकीन दिलाया कि इसकी बड़ी बेटी बदचलन नहीं है और मैं इसे आबाद करने का बंदोबस्त कर दूंगा। इसके खामिद को मैंने पाबंद कर रखा है। आप ज़रा अपनी बड़ी लड़की को मेरे पास अलग बिठा दें। मुझे इससे बहुत कुछ पूछना है। नताइज मुझ पर छोड़ें। मुझे इस वक्त थानेदार ना समझें। मैं आया तो अपनी ड्यूटी पर हूँ, लेकिन मुसलमान की हैसियत से आया हूँ। देख लें, वर्दी उतार कर अंधेरे में आया हूँ। वो अंदर गया और बड़ी बेटी को मेरे पास भेज दिया। इसे देखकर मैंने महसूस किया कि एक शरीफ बाप की एक बदकिस्मती ये होती है कि वो बेटियों का बाप है और दूसरी बदनसीबी ये कि उसकी बेटियां खूबसूरत हैं। ये लड़की खूबसूरत थी और जो लापता हो गई थी वो भी यकीनन खूबसूरत होगी। मैंने इसकी बड़ी बहन को बड़े ही गौर से देखा। वो उदास थी। मुझे उसके चेहरे मोहरे में बदचलनी नजर न आई। हम तो एक नज़र में चेहरे पढ़ लिया करते हैं। मैंने उसके साथ हमदर्दाना बातें करके उसका डर दूर कर दिया और उसे कहा कि मुझे थानेदार नहीं, अपना भाई समझकर मुझे हर एक बात बता दो, क्योंकि इसमें तुम्हारा ही भला है। अपनी बहन के मुतालिक भी मुझे सब कुछ बता दो। तुम्हारी अज़दवाजी ज़िंदगी और तुम्हारी बहन की ज़िंदगी का दारो मदार इसी पर है कि तुम मुझे क्या बताती हो और क्या छुपाती हो। सबसे पहले मुझे अपने मुतालिक बताओ कि वो जो दुकानदार कत्ल हो गया है वो तुम्हारी बदनामी का बायस किस तरह बना। उसने जो बयान दिया उसके कुछ अल्फाज आज भी याद हैं। मैं ज़रा मुख्तसर करके सुना देता हूँ। उसने कहा, एक बार मैं कुछ चीज़ें खरीदने इस आदमी यानी कि मकतूल की दुकान में चली गई। मुझे बिल्कुल इल्म नहीं था कि वो हमारे महल्ले में पिछली गली में रहता है। मैं बुरके में थी। इसकी दुकान में नकाब उठा दिया। वो बड़े मज़े से बातें कर रहा था, जैसे वो मुझे जानता पहचानता हो। उसने कोई बेहुदा बात नहीं की। मैं भी इसे एक दुकानदार समझकर इसके साथ बातें करने लगी। मैंने चूड़ियों का एक सेट, 2 गज़रबंद और 2 परांदियाँ लीं। उसने बहुत ही कम कीमत ली, जिससे मैं हैरान हुई। वो बातों बातों में मुझसे मेरे घर का पता, वालिद साहब का और खामिद का नाम पूछ चुका था। मैंने कीमत के मुतालिक उसे कहा कि आप माल इतना सस्ता बेचते हैं। उसने कहा कि ये सिर्फ तुम्हारे लिए है, क्योंकि तुम मेरी पड़ोसन हो। मैं तुम्हारे अब्बा जान का बरखुरदार हूँ। इस तरह उसने मेरे दिल में एहतराम सा पैदा कर दिया। 2-3 रोज़ बाद हमारे महल्ले की एक बड़ी ही बदनाम औरत मेरे पास आई। उसका नाम बेगी है।
میرے میکے کے گھر آیا کرتی تھی اور میری امی کو میرے لیے رشتے بتایا کرتی تھی۔ اب میں اپنے خاوند کے گھر تھی، وہ کہیں باہر گئے ہوئے تھے۔ بیگی آئی تو میرے ساتھ پیار اور محبت کی باتیں کرنے لگی۔ اس بدبخت عورت میں یہ وصف ہے کہ اپنے دشمنوں کے دل بھی مول لیتی ہے۔ اس نے ادھر ادھر کی باتیں کی اور بڑی استادی سے اس دکاندار کا ذکر چھیڑ دیا، اس کی تعریفیں کرنے لگی۔ میں نے کچھ بھی محسوس نہ کیا۔ اچانک میرا خاوند آ گیا۔ بیگی کو دیکھ کر اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ بیگی چلی گئی تو خاوند نے مجھ سے پوچھا کہ اس کے ساتھ کیا باتیں ہو رہی تھیں۔ میں نے انہیں بتایا کہ کوئی خاص بات نہیں ہوئی۔ انہوں نے ذرا غصے سے کہا کہ آئندہ یہ عورت یہاں نہ آئے۔ میرے خاوند میں یہ خامی ہے کہ یہ وہمی ہے۔ 2 روز بعد بیگی پھر آ گئی۔ میں دعائیں کرنے لگی کہ یا خدا وہ نہ آ جائیں۔ مجھ میں اتنی چالاکی نہیں تھی کہ اس چالاک اور ہوشیار عورت کو ٹال کر گھر سے نکال دیتی۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ وہ آ گئے اور غصے میں دوسرے کمرے میں چلے گئے۔ اب کہ بیگی نے بڑے اچھے لہجے میں میرے دل میں یہ بات ڈال دی کہ وہ دکاندار مجھے چاہتا ہے، میں سر سے پاؤں تک کانپ اٹھی۔ اسے ٹالا، وہ چلی گئی تو خاوند نے صاف الفاظ میں میرے چال چلن کے خلاف شک کا اظہار کر دیا۔ ان کا وہم دور کرنا میرے بس سے باہر تھا۔ میری قسمیں ان کا شک رفع نہ کر سکیں۔ اگلے روز وہ کٹنی بدکار پھر آ گئی۔ میں نے سوچا تھا کہ اسے شرافت سے سمجھا دوں گی کہ یہاں نہ آیا کرے، لیکن اس نے اس دوزخی دکاندار کا پیغام مجھے دے کر میرا خون گرما دیا۔ میں نے اسے گالی گلوچ کر کے گھر سے نکال دیا۔ 2 ہی دن گزرے ہوں گے کہ دروازے میں سے کسی نے ایک لفافہ اندر پھینکا۔ میں نہیں دیکھ سکی کہ وہ کون تھا۔ خاوند گھر پر نہیں تھا۔ لفافہ کھولا تو اسی دکاندار کا پیغام نکلا، مگر الفاظ ایسے تھے کہ میں یہ رکا خاوند کو نہیں دکھا سکتی تھی۔ مثلاً اس قسم کے الفاظ کہ میں انتظار کرتا رہا اور تم نہ آئیں۔ اگر یہ رکا خاوند دیکھ لیتا تو اسے یقین ہو جاتا کہ میں اس کے پاس جاتی رہتی ہوں۔ میں نے رکا پھاڑ کر جلا دیا اور سوچنے لگی کہ بدمعاش مرد شریف لڑکیوں کے پیچھے اس دلیری سے بھی پڑ جایا کرتے ہیں۔ میں نے پردے میں زندگی گزاری تھی اور پردے میں ہی گزر رہی تھی۔ میں اس کے گھر چلی گئی اور اس کی بیوی کو بتایا کہ اپنے خاوند کو باز کرائے۔ مجھے توقع تھی کہ وہ تڑپ اٹھے گی کہ اس کا خاوند ایسا ہے، لیکن اس نے کہا کہ وہ تو میرے نام کا خاوند ہے۔ مردود نے باہر نہ جانے کتنی بیویاں رکھی ہوئی ہیں۔ جب کبھی شکایت کرتی ہوں تو برتن توڑ دیتا ہے، گالیاں بکتا ہے اور 1-2 تھپڑ بھی جڑ دیتا ہے۔ میں تو اس کافر کے بچے پال رہی ہوں۔ میں اپنا سموں لے کر اس کے گھر سے نکلی۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ میرا وہمی خاوند میرا پیچھا کر رہا ہے۔ میں اس دکاندار کی دکان پر چلی گئی، اس پر خوب برسی، منہ میں جو آیا بک ڈالا، لیکن وہ ہنستا رہا اور محبت کا اظہار کرتا رہا۔ میں گھر آئی تو یہ اطمینان ہوا کہ خاوند نہیں آیا تھا۔ اس سے اگلی شام میری قسمت کا فیصلہ ہو گیا۔ خاوند گھر آیا تو اس نے یہ حکم سنایا کہ ابھی اپنے گھر چلی جاؤ، میں تمہیں نہیں رکھ سکتا۔ میں نے اس کے پاؤں پکڑ لیے۔ اس نے کہا کہ تم سمجھتی ہو کہ میں ورک شاپ میں چلا جاتا ہوں تو تم آزاد ہو جاتی ہو؟ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ کل تم اس بدمعاش کے گھر گئیں، وہ تمہیں وہاں نہ ملا تو اس کی دکان پر گئیں۔ جب تم وہاں سے نکلیں تو میں اس بدکار سے ملا۔ میں اسے قتل کرنے کے لیے گیا تھا، لیکن اس نے مجھے بتایا کہ وہ نہیں بلکہ تم اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہو۔ وہ کہتا ہے کہ اسے محل داری کا خیال ہے اور تم اس کا پیچھا ہی نہیں چھوڑتی۔ اگر تم سچی ہو تو اس کے گھر اور اس کی دکان پر کیوں گئی تھی؟ میں اسے بتا نہیں سکتی تھی کہ اس نے مجھے زبانی اور تحریری بیہودہ پیغام بھیجے ہیں، ورنہ وہ پوچھتا کہ رکا کہاں ہے۔ میں ایسے چکر میں آئی جس سے نکلنا مجھے آتا ہی نہیں تھا۔ میں غم اور غصے سے جلتی بھنتی اپنے گھر آ گئی۔ امی اور ابا جان کو بتایا تو انہوں نے سر پیٹ لیے۔ میری چھوٹی بہن نے سنا تو اس پر پاگل پن کا دورہ پڑ گیا۔ یہ اس کی ایک کمزوری ہے، برداشت تو کرتی ہی نہیں۔ اب بھی مجھے ڈر ہے کہ اسی پاگل پن میں وہ گھر سے نکل گئی ہے اور دریا میں ڈوب مری ہے۔ کیا وہ واقعی پاگل ہے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، اس نے جواب دیا، اچھی خاصی عقل مند اور سلیقہ شعار لڑکی ہے۔ اگر اسے غصہ آ جائے تو پاگلوں کی سی حرکتیں کرنے لگتی ہے۔ پھر یوں ہوا کہ میرے امی اور ابا جان میرے خاوند کے پاس گئے۔ اس وہمی آدمی نے 2-4 باتیں اور گھڑ کے مجھے بدچلن قرار دے دیا۔ ہم 2 ہی بہنیں ہیں، خدا نے بھائی دیا ہی نہیں۔ ہماری آپس میں سہیلیوں کی طرح رازداری اور بے تکلفی ہے۔ چھوٹی بہن نے مجھ سے پوچھا کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ میں نے اسے اصل واقعہ سنا دیا۔ وہ میرے خاوند کے پاس گئی اور اسے سمجھانے کی کوشش کی، مگر بے سود۔ معلوم نہیں کس کی نظر لگی، ہماری اتنی پیاری اور باعزت زندگی تباہ ہو گئی۔ دن گزرنے لگے۔ ایک روز بیگی یہاں بھی آ گئی۔ میری ماں کے پاس بیٹھ کر میرے متعلق افسوس کا اظہار کیا، پھر میرے خاوند کے خلاف باتیں کیں۔
میرا بس چلتا تو میں اس کا گلا دبا دیتی۔ وہ میرے پاس آ بیٹھی اور بڑے پیار سے کہنے لگی کہ تمہاری یہ حالت میری وجہ سے ہوئی ہے، گھبراؤ نہیں، میں تمہارے خامد کا دماغ صحیح کر لوں گی۔ اس قسم کی باتوں سے اس نے میرے دل پر قبضہ کر لیا اور کہا، تمہارے پاؤں دراصل وہ نہیں جمنے دے رہا، وہ جو تم پر مرتا ہے، تم صرف ایک بار اس کے پاس چلی جاؤ۔ اس نے قسم کھائی ہے کہ صرف ایک بار آ جائے، پھر وہ تمہارے خامد کے دل سے سارے وہم نکال دے گا۔ میں نے بیگی کو گالی گلوچ کی مگر اس پر ذرہ بھر اثر نہ ہوا، الٹا بولی، تم شادی شدہ ہو، تمہارا کیا بگڑ جائے گا، ورنہ ساری عمر گھر بیٹھی رہو گی اور لوگ تمہیں بدچلن سمجھتے رہیں گے۔ اسے لعنت ملامت کر کے گھر سے نکالا۔ منہ چھپا کر رونے کے سوا میں کر بھی کیا سکتی تھی۔ میں نے چھوٹی بہن کو بتا دیا کہ آج یہ بات ہوئی ہے۔ وہ امی اور ابا جان کو بتائے بغیر میرے خامد سے ملی اور اسے بتایا اور اسے شرم بھی دلائی، مگر اس پر کچھ اثر نہ ہوا۔ ایک روز بہن مجھے بتائے بغیر کسی کے گھر جانے کا بہانہ کر کے اس مردود دکاندار کے پاس چلی گئی۔ واپس آئی تو میں نے دیکھا کہ وہ بہت اکھڑی اکھڑی سی تھی۔ میں نے پوچھا کہ اپنی سہیلی سے لڑ کر آئی ہو؟ تب اس نے بتایا کہ وہ اس دکاندار کی دکان پر گئی تھی اور اسے کہا کہ اس نے ایک جوان لڑکی کی زندگی تباہ کر دی ہے۔ اس نے میری بہن کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا۔ میری بہن اس کے آگے روئی بھی، اس کی منت بھی کی اور کہا کہ وہ میرے خامد سے یہ کہہ دے کہ یہ سب جھوٹ تھا، مگر اس دوستخی نے پوری بے شرمی سے میری بہن کو کہا، تمہاری بہن نے میری بات ایک بار بھی نہیں مانی، اس کی جگہ تم تھوڑی سی دیر کے لیے آ جاؤ، میں تمہارے بہنوئی کو یقین دلا دوں گا کہ تمہاری بیوی پاک صاف عورت ہے۔ ظاہر ہے کہ میری بہن ایسی بات برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے اسے دھتکار دیا تو وہ بولا، اگر بہن کو خامد کے گھر آباد کرنا چاہتی ہو تو میری بات مان جاؤ، یہ ساری دکان تمہاری ہے، جو کچھ پسند ہے اٹھا کے لے جاؤ۔ میں سمجھ گئی کہ یہ گنڈا اتنا دلیر کیوں ہے، اور میں یہ بھی جان گئی کہ میرا خامد میرے والدین کی پرواہ کیوں نہیں کرتا، صرف اس لیے کہ ہمارا کوئی بھائی نہیں، کوئی ماموں نہیں، چچا نہیں، تایا نہیں، ایک ابا جان ہیں، وہ بوڑھے بھی ہیں اور بھلے مانس بھی۔ ہم دونوں بہنیں انہیں کوئی بات بتاتی ہی نہیں تھیں۔ ایک روز میری بہن کسی گھر سے واپس آ رہی تھی، برقعے کا نقاب نیچے تھا، راستے میں اسے یہ دکاندار مل گیا۔ اس نے برقعے میں بھی میری بہن کو پہچان لیا، اسے روک کر کہنے لگا، تم دونوں بہنیں پتھر ہو، اس کی ازدواجی زندگی بچا لو، آؤ میرے ساتھ، آدھے پونے گھنٹے بعد واپس آ جانا۔ بہن نے اسے دھتکارا تو اس نے دھمکی دی، یاد رکھو، تمہارا رشتہ جہاں کہیں بھی ہوا، میں وہاں جا کے کہہ دوں گا کہ اس لڑکی کے میرے ساتھ تعلقات ہیں۔ میری بہن سچ پٹائی ہوئی گھر آئی اور یہ بات مجھے سنائی۔ میں تو ڈرپوک ہوں، وہ دلیر ہے، مگر پھر بھی رو پڑی اور کہنے لگی کہ ہمارے ایک دو بھائی ہوتے تو آج ہمارا یہ حشر نہ ہوتا۔ دوسرے دن ہمارے ہاں میری اس بہن کے رشتے کے لیے مہمان آ گئے۔ ابا جان نے صحن میں مرغی ذبح کی، میں اور میری بہن دیکھ رہی تھیں۔ میری بہن نے مجھ سے پوچھا، باجی، اس چھری سے انسان کی گردن کٹ سکتی ہے؟ میں نے جواب دیا، کیوں نہیں کٹ سکتی، 1 فٹ لمبی چھری ہے، یہ تو بیل کی بھی گردن کاٹ دے۔ یہ بات مذاق کے رنگ میں ہوئی تھی، مگر میں نے دیکھا کہ اس پر عجیب طرح کی خاموشی طاری ہو گئی اور وہ مرغی کے خون کو دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ چپ چپ ہی رہی۔ اس کا رشتہ طے ہو گیا، بڑا اچھا گھرانہ ہے، اب تو معاملہ ہی چوپٹ ہو گیا ہے۔ رشتہ طے کر کے مہمان اگلے روز چلے گئے تو بہن نے مجھے کہا، اس نے دھمکی دی تھی کہ جہاں تمہارا رشتہ ہوگا وہاں کہہ دوں گا کہ اس لڑکی کے میرے ساتھ تعلقات ہیں، اس نے تمہیں بھی اجاڑا ہے، مجھے بھی اجاڑے گا۔ پھر وہ چپ ہو گئی۔ وہ 3 دن چپ رہی۔ میں نے اسے ہر وقت گہری سوچ میں گم دیکھا۔ ایک شام میں نے اسے باورچی خانے میں دیکھا، وہی چھری ہاتھ میں لیے کچھ سوچ رہی تھی۔ میں باورچی خانے میں داخل ہوئی تو اس نے چونک کر چھری رکھ دی، پھر معلوم نہیں وہ کس وقت باہر نکل گئی، بہت دیر تک نہ آئی۔ امی نے دیکھا کہ اس کا برقع کمرے میں پڑا ہے اور وہ برقعے کے بغیر نکل گئی تھی، پھر واپس نہیں آئی۔ میں چھری پر چونک پڑا تھا، میرے ذہن میں ایک چکر چل پڑا، وہ غصے میں پاگل ہو جاتی تھی، دلیر تھی۔ اس نے پوچھا تھا کہ اس چھری سے انسان کی گردن کٹ سکتی ہے؟ مقتول کی بلیک میلنگ اور دھمکیاں، میری چھٹی حس بیدار ہو گئی۔ میں نے بڑی بہن سے پوچھا، وہ چھری کہاں ہے؟ جاؤ دیکھو ذرا، اگر مل جائے تو مجھے دکھاؤ۔ وہ چلی گئی اور خاصی دیر سے آئی اور کہنے لگی، امی کہتی ہیں کہ وہ چھری کئی روز سے نہیں مل رہی، اب چاقو استعمال کرتے ہیں۔ مجھے کچھ ایسے ہی جواب کی توقع تھی۔ اتنی سی بات سن کر میں نے کچھ بھی نہیں سوچا۔ میں نے لڑکی کے باپ کو بلایا اور اسے کہا کہ آپ سب میرے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے تھانے چلیں۔ وہ میرے ساتھ چل پڑے۔ میں انہیں ٹانگے میں تھانے لے گیا۔ میں نے وہ چھری جو لاش کے قریب پڑی تھی انہیں دکھائی اور پوچھا کہ وہ اسے پہچانتے ہیں؟
लड़की की माँ ने छुरी को बड़ी गौर से देखा और कहा, ये तो हमारी ही लगती है और ये उस रोज से गायब है जिस रोज से मेरी बच्ची लापता हुई है। मैंने दूसरी चीज़ें भी जो बरामद हुई थीं दराजों से निकालकर मेज पर रख दी। इनमें एक दुपट्टा था जिस पर खून के दाग धब्बे थे, सैंडल का एक पाँव था और चूड़ियों के टुकड़े थे। ये चीज़ें देखते ही लड़की की बड़ी बहन चीख कर बोली, हाय मेरे अल्लाह, ये तो मेरी गुड्डी का सैंडल है, दुपट्टा भी उसी का है, चूड़ियाँ भी उसी की हैं। माँ पर तो सख्ता तारी हो गया। दुपट्टे पर खून था, साथ छुरी थी। माँ और बहन गश पे गश ना खाती तो क्यों ना खाती। वो जान गई थी कि इनकी बच्ची कत्ल हो गई है। इन्हें संभालना मुश्किल हो गया। बाप दिल गुर्दे वाला आदमी था। मुझे बाहर ले गया और बड़े तहम्मुल से पूछा कि ये क्या मामला है। मैंने इसे बताया कि अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ये कहना भी सही नहीं कि लड़की कत्ल हो गई है। दुआ और इंतज़ार करें। इन्हें झूठी तसल्लियाँ देकर मैंने घर भेज दिया और कहा कि दुआ करें। बाद में पता चला था कि इनके यहाँ बच्ची की सलामती के लिए 3 दिन कुरान ख़वानी होती रही थी। मेरे लिए ये मुअम्मा था कि क्या लड़की ने कत्ल किया है या वो कत्ल हुई है। एक कयास ये भी आता था कि मकतूल ने लड़की को अगवा कराया और अपने साथियों के हाथों कत्ल हो गया। ये साथी लड़की को ले उड़े, मगर लड़की घर से छुरी लेकर क्यों गई थी। उधर मेरे मुखबिर वगैरह 2 सिक्कों को ढूंढ रहे थे। मैंने इन्हें नई लाइन दी और बताया कि अब देहात में कोई शहरी लड़की ढूंढो। खुरे साफ थे। लड़की को ज़बरदस्ती ले जाया गया था और खुरे देहात की तरफ गए थे। ये काम मेरे मुखबिरों के लिए मुश्किल नहीं था। मैंने खोजी को दोबारा बुलाया और इसे खुरों के निशान दिखाकर कहा कि वो जहन पर जोर देकर इन आदमियों के खुरों को पहचाने। जैसा कि मैंने बताया कि वो तजुर्बेकार बूढ़ा खोजी था। उसने कहा कि आप उस रोज़ मुझे वापस ले आए थे। इनमें एक खुरे के मुतालिक मुझे कुछ शक है। जिस तरफ ये खुरे जा रहे थे उधर एक पुराना वारदातिया रहता है। आप इसे जानते होंगे। इसे बिल्ला वारदातिया कहते हैं। मुझे शक है कि इनमें से एक खुरा उसका है। आपके यहाँ आने से पहले भी मैं ये खुरा देख चुका हूँ। शायद 3 साल गुजरे जब देखा था। रघुनाथ को मेरी इस नई कियासाराई से इत्तेफाक नहीं था। कहने लगा कि मलिक साहब, आपका दिमाग अच्छा भला है। ज़रा सोचिए, क्या एक पर्दानशीं कंवारी लड़की रात के वक्त छुरी से एक गुंडे को भला कत्ल कर सकती है। मेरे मुंह से बेख्तियार ये अल्फाज निकले। रघुनाथ जिन बहनों के भाई नहीं होते वो सब कुछ कर सकती हैं। वो हथियार डाल भी देती हैं और हथियार उठाकर हम जैसों के पेट भी फाड़ सकती हैं। मैंने बिल्ला वारदातिया अभी देखा नहीं था। थाने में इसका फ़ोटो और पूरा रिकॉर्ड मौजूद था। 3 बार का सज़ा याफ्ता था। इसका पेशा रहज़नी था और दुकानें भी तोड़ता था। मैंने किसी कहानी में आपको नामी गिरामी डाकुओं के मुतालिक बताया था जिन्हें पकड़ने के लिए फ़ौज भी इस्तेमाल की जाती थी। बिल्ला इस क्लास का डाकू नहीं था। वो दरमियाने दर्जे का जुराइम पेशा था। ऐसे लोगों को वारदातिया भी कहा जाता था। इस दर्जे के जुराइम पेशा बुर्दा फरोशी भी किया करते थे। ये अक्सर देहाती इलाकों में रहा करते थे। वो जिस गांव में रहते थे इसकी इज्जत का पूरा ख्याल रखते थे। गांव में कोई बदमाशी नहीं करते थे। जिस गांव में कोई ऐसा जुराइम पेशा रहता था जैसे दूसरे जुराइम पेशा जानते हों, तो वो अखलाकन इस गांव में कोई वारदात नहीं करते थे। इस गांव के बाशिंदे महफूज रहते थे और वो इसके जवाब में अपने गांव के वारदातिये को तहफ़्फ़ुज़ देते थे। वो चोरी का माल या कोई मख्फिया औरत गांव में लाते तो गांव का कोई फर्द उसका सुराग नहीं देता था। लोगों के इस रवैये से पुलिस के लिए मुश्किल पैदा हो जाती थी। मुखबिरों को मैंने बिल्ले वारदातिये का गांव बताया तो दूसरे ही दिन मुझे इत्तला मिल गई कि बिल्ला एक औरत लाया है जो अभी इसने आगे नहीं चलाई और वो खुद भी गांव में है। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था कि ये वही लड़की होगी जो लापता हो गई है और मकतूल को इसी लड़की ने या बिल्ले ने कत्ल किया है। मैं महसूस कर रहा था कि मेरा मुअम्मा बिल्ला ही हल करेगा। मैंने 8 कांस्टेबल तैयार कर लिए। इन्हें गांव को घेरे में लेने की मशक कराई। रघुनाथ को उसकी ड्यूटी समझाई। कांस्टेबलों को जो राइफलें दी वो 303 नहीं थीं। ये N410 बोर की बुक शॉट राइफलें थीं जिनके कारतूस में छोटे छोटे छर्रे होते हैं। ये हिजूम को मुंतशिर करने के लिए फायर की जाती हैं। ये भागते आदमी को पकड़ने के लिए। ये छर्रे सिर्फ जख्मी करते हैं। मैंने कांस्टेबलों को हुक्म दिया कि गांव से निकलकर कोई भागे तो गोली चला दो, लेकिन टांगों पर। मैं किसी आदमी को शदीद जख्मी या हलाक नहीं करना चाहता था। गांव 6 मील दूर था। शाम के बाद हम रवाना हुए।
मेरे पास रिवॉल्वर था। हमारी रहनुमाई के लिए मुखबिर साथ था। 1.5 घंटे बाद हम गांव में दाखिल हुए। दिन भर के थके हुए देहाती सो गए थे। रघुनाथ ने कांस्टेबलों से गांव की नाकाबंदी कर ली। मैंने अपने साथ सिर्फ एक कांस्टेबल रखा। हेड कांस्टेबल को मैंने बिल्ले के मकान के पिछवाड़े भेज दिया ताकि बिल्ला छत से उस तरफ कूद न जाए। मुखबिर ने मुझे उसका घर दिखाया। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। मुझे 3 बार दस्तक देनी पड़ी। अंदर से आवाज़ आई, कौन है ओए? मैंने दोस्ताना लहजे में कहा, अरे खोलो ना यार, ये भी कोई सोने का वक्त है। दरवाज़ा खुला। एक आदमी बाहर आया। मैंने उसके चेहरे पर टार्च की रोशनी डाली। मुखबिर ने कहा कि यही है और मुखबिर फौरन पीछे हट गया ताकि बिल्ला इसे पहचान न सके। ओहो, बिल्ले ने आम से लहजे में कहा, दरोगा साहब फरमाइए हुजूर। बिल्ले, मैंने इसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, मैं लड़की को लेने आया हूँ। कौन सी लड़की हुजूर? तुम्हारे पास कितनी लड़कियाँ हैं? मैंने कहा, एक ही होगी, इसे मेरे हवाले कर दो। एक भी नहीं सरकार। देखो बिल्ले, मैंने इसके सर पर हाथ रखकर उसका सर हिलाया और कहा, मैं लड़की को लेने आया हूँ। बेहतर ये होगा कि मेरे साथ सिर्फ लड़की जाए, इसके साथ तुम्हारी लाश न जाए। मेरे पास रिवॉल्वर है। गांव पुलिस के घेरे में है। मेरी इतनी पावर है कि तुम्हें यहाँ खड़े खड़े गोली मार दूँ और तुम्हारे घर से लड़की को बरामद करके ले जाऊँ। मैंने पहली बार इसे देखा था। कमोबेश 40 साल की उम्र का बारोब चेहरे वाला आदमी था। अगर उसका तारुफ कराए बगैर उसे मेरे सामने लाया जाता तो मैं ज़रा मुश्किल से ही ये राय देता कि ये शख्स जुर्म पेशा है। वो सोच में पड़ गया। मैंने कहा कि सोचो मत, लड़की दे दो। उसके होठों पर ऐसी मुस्कुराहट आ गई जिसमें कोई डर और घबराहट नहीं थी, बल्कि तंज थी। उसने मुस्कुराहट से मुझे चैलेंज किया था। धीमी सी आवाज़ में बोला, आपने फरमाया था ना कि लड़की के साथ तुम्हारी लाश न जाए, लेकिन आलीजा, लड़की के साथ मेरी लाश ही जाएगी। मैंने इसे डराने के लिए अपने बेल्ट से बंधे हुए रिवॉल्वर पर हाथ रखा तो उसने बड़े तहम्मुल से अपना हाथ मेरे हाथ पर रख दिया। मेरे दूसरे हाथ में जलती हुई छोटी टार्च थी। बिल्ले ने बिजली की सी तेजी से अपना दूसरा हाथ कुत्ते के अंदर डालकर 1.5 फीट लंबा खंजर निकाल लिया। उसने इसी तरह मुस्कुराते हुए कहा, गोली खाकर एक बार तो ज़रूर करूँगा। लड़की के साथ 2 लाशें जाएंगी। मेरे कांस्टेबल ने राइफल की नाल उसके पेट पर रख दी और कहा, हथियार फेंक दो। मैंने कांस्टेबल को पीछे कर दिया और बिल्ले को दोस्ताना लहजे में कहा, तुम पागल हो जो पुलिस का मुकाबला करना चाहते हो? ये सिपाही मुसलमान है? उसने पूछा। मैंने बताया कि हाँ, ये मुसलमान है। तो बिल्ले ने कहा, सुनो दरोगा जी, ना आप पिस्तौल चलाएंगे ना मेरा खंजर चलेगा। आप भी मुसलमान हैं, मैं भी मुसलमान हूँ और लड़की भी मुसलमान है। वो अंदर है। अगर सच्चे मुसलमान हो तो मेरी एक बात सुन लो। अगर बात आपके दिल को लगी तो दोनों की मुश्किल आसान हो जाएगी, वरना लड़की के साथ 2 नहीं तो 1 लाश तो ज़रूर जाएगी। मैंने फैसला किया कि उसकी बात सुन ली जाए। मुझे अपने ऊपर ये एतमाद था कि अगर लड़की इस घर में है तो इसे तो मैं ले ही जाऊंगा, इस आदमी को बोलने का मौका दे दूं। मुझे ये तवक्को थी कि वो अपने आप को बेकसूर साबित कर लेगा और कहेगा कि लड़की को उसने अगवा नहीं किया बल्कि लड़की खुद उसके साथ आई है। इसके अलावा मुझे ये भी मालूम नहीं था कि ये वही लड़की है जिसकी तलाश में मैं आया हूँ, या ये कोई और भी हो सकती थी। बिल्ला मुझे अंदर ले गया, लालटेन जलाई और एक कमरे में बिठा दिया। कांस्टेबल को मैंने सहन में खड़ा कर दिया। बिल्ले ने जब अपनी बात कही तो मेरा जहन 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। मैंने ये भी सोचा कि क्या ये शख्स मुझे बुद्धू समझकर धोखा देने का नया तरीका इख्तियार कर रहा है, लेकिन मेरे जहन में ये ख्याल भी आ जाता था कि मैं खुद अपने आप को धोखा दे रहा हूँ। ये वारदातिया जो कुछ कह रहा है वो इसके दिल की आवाज़ है। इसने बात शुरू की ही थी कि मैंने इसे टोक कर कहा, पहले मुझे लड़की दिखा दो। हो सकता है कि ये वो लड़की ही ना हो जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। ये वही है दरोगा जी, उसने कहा, जिसने कोठी में एक शहरी बदमाश को कत्ल किया है। उसने नाम बताया तो मुझे यकीन हो गया। मलिक साहब। उसने दरोगा से मुझे मलिक बना दिया और ठंडी सांस भरकर बोला, वारदातियों का रिकॉर्ड आपके पास होता है और थानेदारों का रिकॉर्ड वारदातियों के पास होता है। किसी दरोगे का नाम लो, मैं बता दूंगा कि वो कितनी कीमत का दरोगा है। आपके मुतालिक पता चला है कि सरकार पक्के मुसलमान हैं। सच्ची बात है, मैंने नहीं माना। मुसलमान दरोगा सिर्फ दरोगा होता है, मुसलमान नहीं होता। अब आप मुझे ये बताएं कि जनाब अपनी कीमत वसूल करेंगे
یا جناب کو اپنا ایمان عزیز ہے؟ میں نے اس پر واضح کر دیا کہ مجھے کیا عزیز ہے اور میں کیا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا، اللہ آپ کا ایمان اور پکا کرے۔ اب میرا فیصلہ سن لیں، لڑکی آپ کے ساتھ تھانے نہیں جائے گی، عدالت میں نہیں جائے گی۔ اگر آپ اپنا زور استعمال کریں گے تو آپ کو لڑکی کی لاش ملے گی، شاید میری لاش بھی۔ ذرا اس پر غور کریں ملک صاحب، میں نے اتنا قیمتی مال اتنے دنوں سے اندر کیوں رکھا ہوا ہے؟ کیا میں اتنا اناڑی ہوں کہ شہر میں قتل کی تفتیش ہو رہی ہے، کھوجی کھرے اٹھا رہے ہیں اور میں اتنے قیمتی قاتل کو گھر میں رکھے ہوئے ہوں؟ اناڑی نہیں ہوں ملک صاحب، 41 برس عمر ہو گئی ہے، 26 برس سے وارداتیں کر رہا ہوں، 11 سال 2.5 مہینے قید پا مشقت کاٹ چکا ہوں۔ پولیس اور جیل خانے کی حوالاتوں میں جو وقت گزرا ہے وہ 5 سال سے کم نہیں ہوگا۔ پھر خود ہی سوچو ملک صاحب، میں نے آ کے مال کیوں نہیں چلایا؟ خدا کے لیے بلے، میں نے جھنجھلا کر کہا، مطلب کی بات پر آؤ اور بات ذرا جلدی ختم کرو۔ مانتا ہوں کہ تم استاد ہو لیکن اناڑی میں بھی نہیں ہوں۔ تو سنو داروغہ جی، اس نے کہا، یہ لڑکی جوان، خوبصورت اور غیر شادی شدہ ہے۔ یہ ہیرا ہے، ہیرا، جسے میں کسی بھی نواب، راجے یا مہاراجے کے پاس لے جاتا تو روپوں کی تھیلیاں لے کر آتا، اگر منڈی میں لے جاتا تو منہ مانگے دام ملتے، لیکن لڑکی کو بلا کر پوچھ لو، درمیان میں قرآن رکھ دو، میں نے اس لڑکی کو عورت ذات سمجھا ہی نہیں، میں نے اسے بری نظر سے دیکھا ہی نہیں۔ جب اسے اٹھا کر زبردستی گاؤں میں لایا تھا، اس روز سے سوچ رہا ہوں کہ اس لڑکی کا کروں کیا، کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتی تھی۔ اللہ سبب بناتا ہے، آپ کو اللہ نے میرے پاس بھیج دیا ہے، اب دیکھتا ہوں کہ میری منشا پوری ہوتی ہے یا نہیں۔ قصہ یوں ہوا کہ بقوا کی رات میں اپنے ایک دوست کے ساتھ شہر سے آ رہا تھا، اس کوٹھی کے سامنے سے گزرے تو اندر سے کسی کی آواز آئی، ہائے مار ڈالا، کوئی پکڑو اسے۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ کوٹھی نئی بنی ہے اور ابھی خالی ہے۔ میرا کسب جانتے ہیں کیا ہے؟ کوٹھیوں پر نظر رکھتا ہوں۔ آواز سن کر ہم دونوں پھاٹک کے اندر چلے گئے۔ ایک عورت کمرے سے بھاگتی ہوئی برآمدے میں آئی، اندھیرا تھا مگر مرد عورت پہچانے جاتے تھے۔ عورت ہمیں دیکھ کر برآمدے میں ہی بت بن گئی۔ فوراً بعد کمرے سے ایک آدمی دروازے میں آیا، اس کے منہ سے بڑی ڈراؤنی سی آواز نکلی اور وہ دروازے میں گر پڑا۔ میرے دوست نے لڑکی کو پکڑ لیا اور میں نے ماچس جلا کر اس آدمی کو دیکھا۔ خون تھا کہ ندی کی طرح بہہ رہا تھا، لڑکی تو جیسے کھڑے کھڑے مر گئی تھی، پتھر کے بت کی طرح کھڑی تھی، اس کے دوپٹے اور شلوار پر بھی خون کے چھینٹے تھے۔ اس سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ وہ نہیں بولی۔ ذرا تسلی دلاسا دیا تو اس کے منہ سے آہستہ سے نکلا، تم مجھے پولیس کے حوالے کرو گے؟ پولیس مجھے پھانسی دے دے گی۔ میں نے پوچھا کہ اس آدمی کو کس نے مارا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے اسے چھری سے مارا ہے۔ میں نے ماچس جلا کر دیکھ لیا تھا کہ لڑکی نوجوان اور خوبصورت ہے اور اس کے ہوش اڑے ہوئے ہیں۔ قتل تو جابر مرد بھی ہضم نہیں کر سکتے۔ میں نے اس سے یہ نہیں پوچھا کہ اس نے قتل اسے کیوں کیا ہے، میں نے صرف یہ پوچھا کہ تم اس کوٹھی میں رہتی ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں، میں شہر میں رہتی ہوں۔ اس کی دکھتی رگ پکڑ کر میں نے کہا، یہاں کھڑی مت رہو ورنہ پولیس پکڑ کر لے جائے گی، آؤ ہمارے ساتھ، ہم تمہیں شہر کے باہر سے گھر پہنچا دیں گے۔ وہ سخت خوفزدہ تھی، میں جانتا تھا کہ قتل کر کے قاتل کی اندر سے کیا حالت ہو جاتی ہے۔ یہ تو نوجوان لڑکی تھی، وہ خاموشی سے ہمارے ساتھ چل پڑی۔ میں نے اس کی قیمت کا اندازہ کر لیا تھا، وہ اس امید پر ہمارے ساتھ ہو گئی تھی کہ ہم اسے باہر سے اور اندھیرے میں گھر پہنچا دیں گے۔ وہ ہم دونوں کے درمیان چلتی رہی، ہم نے اسے کوئی بات نہیں پوچھی اور نہ اس نے کوئی بات کی۔ ہم اسے شہر سے دور ویران علاقے میں لے گئے۔ ایک جگہ وہ اچانک رک گئی اور بولی، تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ میرا گھر ادھر تو نہیں۔ میں نے اسے کہا کہ گھبراؤ نہیں، ہم تمہیں پولیس سے بچانے کی ترکیب کر رہے ہیں۔ مگر اس کا دماغ ٹھکانے آ گیا تھا اور اسے شک ہو گیا تھا کہ ہم اسے کہیں اور لے جا رہے ہیں۔ اس نے ہمارے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ میں نے اسے بہت فریب دیے لیکن وہ نہ مانی۔ میں نے اس کا بازو پکڑ کر کھینچا تو وہ بیٹھ گئی، مجھے زبردستی کرنی پڑی۔ اسے اٹھانے لگا تو وہ جھاڑی پر لیٹ گئی۔ ہم دونوں نے اسے کھڑا کیا اور گھسیٹ کر دھکیلنے لگے۔ اس نے رونا اور چیخنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دور لے جا کر میں نے اسے اٹھا کر کندھے پر ڈال لیا۔ میں ایسا قیمتی دانہ بھلا کیسے چھوڑ سکتا تھا؟ میں اسے یہاں لے آیا، وہ چیختی چلاتی تھی، ایک بار بے ہوش بھی ہو گئی۔ بڑی ہی مشکل سے میں نے اسے سنبھالا۔ آخر اس نے کہا، میں نے اپنی اور اپنی بہن کی عزت بچانے کے لیے ایک آدمی کو قتل کیا ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں اپنا آپ تمہارے حوالے کر دوں گی؟
میں مسلمان باپ کی بیٹی ہوں۔ اس نے یہ بات ایسے لہجے میں کہی کہ مجھ پر جیسے کسی نے پانی کا مشکیزہ خالی کر دیا ہو۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے پوری بات سناؤ، اور اس نے پوری بات سنا دی۔ بلے نے مجھے وہی کہانی سنائی جو میں اس لڑکی کی بڑی بہن سے سن کے جا چکا تھا، اور پھر اس کی بہن اور بیگی سے بھی سن چکا تھا۔ یہ آپ کو بھی سنا چکا ہوں، دوبارہ سنانے کی ضرورت نہیں۔ لڑکی نے مقتول کو اس کوٹھی تک کس طرح آئی اور اسے کس طرح قتل کیا، یہ آگے چل کر لڑکی کی زبانی سناؤں گا۔ پہلے بلے وارداتیے کی بات مکمل کر لوں۔ اس نے کہا، لڑکی نے کہا کہ ہم 2 بہنیں ہیں، بھائی کوئی نہیں، باپ بوڑھا ہے، اس لیے کنڈے نے اتنی ڈھٹائی سے ہمیں پھانسنے کے جتن کیے، میری بہن کو اجاڑ دیا اور مجھے اجاڑنے کی دھمکی دی، اور میرے بہنوئی نے اس شے پر میری بہن کو میکے بٹھا دیا کہ ہمارا کوئی بھائی نہیں، میں اپنی بڑی بہن کا بھائی بن گئی۔ لڑکی کے ان الفاظ نے اس کی غیرت مندی اور دلیری سے مجھے انسان بنا دیا۔ 41 سال کی عمر میں پہلی بار میں نے اپنے آپ پر لعنت بھیجی اور اپنے آپ سے کہا، اوئے بلے، شرم کر، کیا تو اس غیرت مند لڑکی پر جبر کر کے فخر کرے گا جس کا کوئی بھائی نہیں؟ اللہ گواہ ہے داروغہ جی، میں نے لڑکی کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، سن بچی، یہ بلا ڈکیت تیرا بھائی ہے، یہ گناہگار تیرا باپ ہے، تو میرے قبضے میں نہیں، میری پناہ میں ہے، تیرا سراپا مجھ پر حرام ہے، مجھ پر بھروسہ کر اور مجھے سوچنے دے کہ تجھے پولیس سے کیسے بچاؤں۔ لڑکی پھر بھی ڈری ہوئی تھی۔ میں نے اس کا ڈر دور کر دیا۔ میری 2 بیویاں ہیں، ایک کے ساتھ نکاح پڑھوایا ہوا تھا اور دوسری ایسے ہی تھی، دونوں میری غلام ہیں۔ انہیں لڑکی کی ساری بات سنا کر لڑکی ان کے حوالے کر دی۔ انہوں نے لڑکی کو نہلا دھلا کر اسے اپنے سینے میں ڈال لیا۔ میرے لیے آسان طریقہ یہ تھا کہ رات کے وقت لڑکی کو اس کے گھر چھوڑ آتا، لیکن پتہ چلا کہ لڑکی کا دوپٹہ کہیں رہ گیا ہے اور ایک سینڈل بھی کہیں رہ گیا ہے، اور اس نے بتایا کہ چھری کوٹھی میں رہ گئی ہے، تو میں نے لڑکی کو گھر لے جانے کا ارادہ بدل دیا۔ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ پولیس انہی چیزوں سے سراغ لگایا کرتی ہے، اگر کوئی اور تھانے دار ہوتا تو میں فکر نہ کرتا۔ آپ کے متعلق مجھے پتہ چلا تھا کہ آپ کی تفتیش سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ میں خود کئی بار ایسی ہی چیزوں سے پکڑا گیا ہوں۔ میں نے لڑکی کی کلائی دیکھی، اس میں 2 چوڑیاں تھیں اور کلائی زخمی تھی۔ میں نے پوچھا کہ چوڑیاں کتنی تھیں؟ اس نے بتایا کہ 5 تھیں، باقی چاہے واردات پر ٹوٹی ہوں گی یا جب راستے میں ہم نے اسے گھسیٹا تھا۔ میں نے سوچا کہ یہ تو بہت برا ہوا۔ میں نے لڑکی کو سمجھایا کہ مجھے تفتیش کا رخ دیکھنے دو اور کچھ دن انتظار کرو۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ بہت کوشش کی کہ آپ کی تفتیش کا رخ معلوم ہو جائے، مگر کچھ پتہ ہی نہ چلا۔ لڑکی کو یہ غم کھا رہا تھا کہ اس کے والدین اور بہن بہت پریشان ہوں گے۔ اس معاملے میں اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے اسے یہ کہہ کر تسلی دی کہ قتل جیسے سنگین جرم کی سزا سے بچنے کے لیے کوئی ایک آدھ دکھ تو جھیلنا ہی پڑے گا۔ میں تفتیش کا انتظار کر رہا تھا کہ آپ اچانک آ گئے، اور میں نے مان لیا کہ آپ کے متعلق جو کچھ سنا تھا وہ بالکل صحیح ہے۔ اب میری وہ بات سنیں جو میں آپ کے دل میں ڈالنا چاہتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیں کہ آپ پولیس کے افسر ہیں، فرض کر لیں کہ آپ اس لڑکی کے باپ ہیں، فرض کر لیں آپ بوڑھے بھی ہیں اور شریف بھی، آپ کا کوئی بیٹا نہیں، آپ کسی کنڈے کے منہ نہیں آ سکتے۔ آپ کی بیٹی کے ساتھ کوئی کنڈا یہی سلوک کرتا ہے جو اس لڑکی کے ساتھ ہوا، اور لڑکی اس کنڈے کو قتل کر کے آپ کے پاس آ جاتی ہے، تو کیا آپ اپنی بیٹی کو پولیس کے حوالے کر دیں گے؟ مجھے سوچ کر جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ لڑکی نے جسے قتل کیا تھا وہ بدکار تھا، گنڈا تھا، شریف لڑکیوں کی زندگی تباہ کرنے کا گناہ گار تھا۔ لڑکی نے اسے قتل کر کے میری روح کو بھی خوش کر دیا تھا، مگر میری ایک مجبوری یہ تھی کہ میں پولیس انسپکٹر تھا، جس کی نظر میں لڑکی کا جرم یہ تھا کہ اس نے قانون اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا۔ میرا فرض یہ تھا کہ قاتل کو گرفتار کروں، استغاثہ تیار کروں اور عدالت میں پیش کروں۔ یہ کام قاتل کا ہے کہ وہ ثابت کرے کہ اس نے اشتعال کے زیر اثر قتل کیا ہے یا وہ قتل سے منکر ہو جائے۔ میری دوسری مجبوری یہ تھی کہ میں ڈیوٹی کے معاملے میں دیانتدار تھا۔ میں نے 3-4 مسلمان ملزموں کے کیسوں میں انہیں بچانے کے لیے ہیرا پھیری کی تھی، لیکن ایسا کبھی نہیں کیا تھا کہ ملزم کو گرفتار ہی نہ کیا ہو۔ ملزم کو بہرحال پکڑنا اور عدالت میں لے جانا تھا۔ مجھے نوکری بھی کرنی تھی۔ غیر مسلموں کی نگاہ میں پہلے ہی مسلمانوں کی حمایت کا مجرم تھا اور میرے خلاف
اوپر انگریز افسروں تک رپورٹیں پہنچائی گئی تھیں، لیکن مجھ میں کچھ پیشہ ورانہ اور محکمانہ اوصاف تھے جن کی بدولت میں بچا رہا، مگر مسلم دوستی کی سزا مجھے ضرور بھگتنا پڑی۔ میں پولیس انسپکٹری میں ہی ریٹائرڈ ہوا، مجھے ترقی سے محروم رکھا گیا، مجھ سے جونیئر غیر مسلم ایس پی کے عہدے تک پہنچ گئے۔ میں نے بلے کو خوب داد دی اور اسے اپنی مجبوری بتا کر کہا کہ لڑکی کو میں حراست میں لے لیتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ استغاثہ اتنا کمزور رکھوں گا کہ لڑکی سیشن سپرد بھی نہیں ہوگی۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، بلے نے کہا۔ لڑکی تھانے میں بند ہوئی، عدالت میں گئی، اخباروں میں اس کا نام چھپا، پھر پیچھے رہ کیا گیا؟ بری ہو بھی گئی تو کوئی اسے قبول کرے گا؟ شریف باپ مر نہیں جائے گا؟ یہاں میں ایک بات کہہ دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ آج کے دور کے نوجوان یقیناً حیران ہو رہے ہوں گے کہ ایک پیشہ ور رہزن نے اس قسم کے اخلاق کا مظاہرہ کیا اور وہ ایک تھانے دار کے ساتھ اس طرح کی باتیں کر رہا تھا۔ آج کی ابھرتی ہوئی نسل شاید اس پر بھی یقین نہ کرے کہ ایک پردہ نشین لڑکی نے ایک گنڈے کو قتل کر دیا تھا۔ میں ان لوگوں کی مجبوری سمجھتا ہوں جو اس واقعے کو ناقابل یقین سمجھتے ہوں گے۔ یہ لوگ اس دور میں پیدا ہوئے ہیں جس میں فیشن اور جنسیت کا اتنا غلبہ ہو گیا ہے کہ عزت اور غیرت پرانے زمانے کی بیہودہ چیزوں میں شامل ہو گئی ہیں۔ میری عمر کے لوگ جانتے ہیں کہ آج سے 30-35 سال پہلے پیشہ ور ڈاکوؤں اور رہزنوں میں بھی رکھ رکھاؤ اور خلوص تھا۔ ڈکیتی اور رہزنی کو پیشہ سمجھتے اور جہاں ایثار کی ضرورت پڑتی وہاں جان تک کی بازی لگا دیتے تھے۔ زبان کے پکے اور دوستی میں کوئی ہیرا پھیری نہیں کرتے تھے۔ آج کل کے زمانے میں جہاں مذہب کے پردے میں جھوٹ، سیاست کے پردے میں جھوٹ، تعلیم کے پردے میں جھوٹ، اپنے پرائے سے جھوٹ، گھر گھر گلی گلی جھوٹ، دغا اور مکر و فریب ہے، وہاں لوگ کیسے یقین کریں گے کہ ہمارے وقتوں میں ڈاکو بھی سچ پر قربان ہو جایا کرتے تھے۔ آج میں وہ باپ اور بھائی دیکھ رہا ہوں جو اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو نئے فیشن میں نیموریاں کر کے ان کا تعارف اپنے افسروں سے کراتے اور ان کی نمائش کر کے فخر کرتے ہیں کہ وہ ماڈرن ہیں۔ میں آپ کو وہ رہزن دکھا رہا ہوں جو ایک پردہ دار لڑکی کی عزت کی خاطر اپنی جان پیش کر رہا تھا۔ میرا خیال ہے کہ اس دور کے جرائم پیشہ لوگوں کا کردار اس لیے پختہ تھا کہ انہیں سیاسی لیڈروں نے سیاست کے میدان میں سیاسی غنڈہ گردی کے لیے کبھی استعمال نہیں کیا تھا۔ میں نے بلے کی بات سمجھ لی اور اسے بتایا کہ کیس رجسٹر ہو چکا ہے، رپورٹ اوپر جا چکی ہے، قتل شہر میں ہوا ہے، 2 اخباروں میں خبریں چھپ چکی ہیں اور دونوں اخباروں کے آخر میں لکھا گیا ہے کہ پولیس انسپکٹر احمد یار خان سرگرمی سے تفتیش کر رہا ہے، تاحال کوئی ملزم گرفتار نہیں ہو سکا۔ اس دور میں آج کی طرح قتل کی وارداتوں کی بھرمار نہیں تھی، کہیں قتل کی واردات ہوتی تھی تو سارے ملک کو خبر ہو جاتی تھی۔ میں نے بلے کو یہ بھی بتایا کہ میں غیر مسلموں میں نوکری کر رہا ہوں، میرا ASI ہندو ہے۔ بلّا شاید میری بات سمجھ گیا تھا، گہری سوچ میں پڑ گیا، پھر بولا، میرا آپ پر کوئی زور نہیں، میں مجرم ہوں، آپ داروغہ ہیں، قتل کا ملزم میرے گھر میں ہے، آپ کے ساتھ پولیس کی نفری ہے، اگر آپ لڑکی کو زبردستی لے جائیں گے تو میں مقابلہ کروں گا، میں مارا جاؤں گا، شاید آپ بھی مارے جائیں، لیکن ساری پولیس نہیں ماری جائے گی، لڑکی کو پولیس ضرور لے جائے گی۔ میں خوش تھا کہ مسلمان داروغہ غیرت میں آ جائے گا۔ مجھے آج بھی اس کا وہ چہرہ یاد ہے جو یکلخت چمک اٹھا اور اس نے کہا، ملک، دیکھ میری آنکھ میں آنکھ ڈال کے دیکھ، میں گناہگار ہوں اور نیکی کر رہا ہوں، تو نیکی کرنے سے ڈر رہا ہے اور پھر تو نیک ہے، یہ حال ہے تیرا، یہ نوکریاں اس دنیا میں دھری رہ جائیں گی، آ ملک، ہمت کر، میں تجھے ایک راستہ بتاتا ہوں۔ اس نے مجھے ہلا ڈالا، ایسی بے تکلفی سے جذباتی رنگ میں بات کی کہ میں نے بے اختیار ہو کر کہا، ہاں مجھے کوئی راستہ بتاؤ، میں مان لوں گا، مجھے ہتھکڑی لگا لو۔ اس نے دونوں ہاتھ آگے کر کے کہا، اور لکھ لو کہ بلّا قاتل ہے، مقدمہ قائم کرو، اس میں تھوڑی سی چھوٹ میرے وکیل کے لیے رکھ دو، مقدمہ سارا جھوٹا ہوگا لیکن سچا کر کے عدالت میں پیش کرو، صرف اتنا کرم کرنا کہ موقع کا گواہ کوئی نہ بنانا۔ وہ ذرا سا چپ ہو گیا اور پھر بھڑک کر بولا، بنا لو مقدمہ، پورا بناؤ، اپنے اوپر کچھ نہ لو، بلّا پاپی پھانسی چڑھ گیا تو کیا قیامت آ جائے گی، اس بچی کو بچا لو۔ مجھے اندر بیٹھے بہت دیر ہو گئی تھی۔ رگھوناتھ نے صحن سے مجھے آواز دی، اسے وجہ طور پر فکر تھی کہ مجھے اندر ہی کسی نے ختم نہ کر دیا ہو۔
मैं बाहर निकला और कुछ सोचे समझे बगैर रघुनाथ से कहा, भाई मेरे, यहाँ तो मामला ही कुछ और है। कत्ल बिल्ले ने किया है। मैंने रिवॉल्वर कनपट्टी पर रखकर उसे इकबाली कर लिया है। मैं इसका और लड़की का बयान ले रहा हूँ, तुम जरा बाहर नजर रखो, ये कोई और ही चक्कर ना हो। वो बाहर चला गया और मैं अपने ही मुंह से निकली हुई बात के चक्कर में आ गया। मैंने ये फिक्रा गैर इरादी तौर पर कह दिया था कि शायद मेरे सीने का मुसलमान बोल रहा था। बहरहाल मैं अपनी सर्विस का सबसे बड़ा खतरा मोल लेने को तैयार हो गया। अंदर जाकर बिल्ले से कहा, ठीक है बिल्ले, ऐसा ही करते हैं जैसा तुमने बताया है। लड़की को मेरे पास ले आओ। इसकी बातें सुनकर अगला कदम उठाएंगे। वो उठा और मेरी ठोड़ी को पकड़कर बोला, मलिक साहब, दरोगों वाला हरामीपना तो नहीं करोगे? मेरी हंसी निकल गई और वो जाकर लड़की को ले आया। मैंने जब लड़की देखी तो मैं बिल्ले के किरदार का कायल हो गया। लड़की गैर मामूली तौर पर खूबसूरत थी और उम्र 18-19 साल। बिल्ले ने ठीक कहा था कि ऐसा कीमती माल कौन वापस करता है। वो बहुत डरी हुई थी। मुझे देखकर बिल्ले के पीछे हो गई। मैंने इसे हौसला दिया। बिल्ले ने भी इसे कहा कि डरो नहीं, ये तुम्हें गिरफ्तार नहीं करेंगे। मैंने इसे सामने बिठाकर और ये यकीन दिलाकर कि इसे आज ही रात उसके घर ले जाएंगे, कहा कि वो सारा वाकया सुना दे। उसने वही किस्सा सुनाया जो मैं आपको सुना चुका हूँ। वो अपने बहनोई के पास गई और उसे बताया कि उसकी बहन को वो दुकानदार ब्लैकमेल कर रहा है, मगर ये वहमी आदमी ना माना। वो दुकानदार के पास चली गई और उसकी मिन्नत की कि वो उसके बहनोई के दिल से वहम निकाल दे, मगर वो इस लड़की को फांसने की कोशिश करने लगा। ये लड़की अपनी बहन का रोना बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वो दुकानदार के पास फिर गई और फिर इसकी मिन्नत की। दुकानदार ने ये शर्त पेश की कि अपनी बहन की जगह ये लड़की उसके साथ दोस्ती कर ले। उसने वादा किया कि वो इसके बहनोई से माफ़ी भी मांग लेगा और उसकी बहन के खिलाफ ये झूठा इल्ज़ाम दूर कर देगा। लड़की जल उठी, मगर वो लड़की थी अपना खून पीती वापस आ गई। एक रोज़ मकतूल ने लड़की को रास्ते में रोक लिया और अपनी शर्त दोहराने के बाद ये भी कहा कि जहाँ तुम्हारा रिश्ता तय होगा वहाँ जाके कह दूंगा कि इस लड़की के साथ मेरे मरासिम हैं। इस लड़की ने अपनी बहन को एक और वाकया नहीं सुनाया था। लड़की अपनी 2 सहेलियों के साथ बाजार गई। सहेलियों को कुछ खरीदना था, वो इसे साथ ले गई थी। मकतूल की दुकान के सामने वाली दुकान पर सहेलियाँ रुक गईं। मकतूल ने इस लड़की को पहचान लिया और बाहर आकर इसे कहा, मेरी एक बात सुन के जाना। लड़की उसकी दुकान में चली गई। मकतूल ने बड़े प्यार से बातें की और फिर वही जाल फेंका। लड़की ने उसे धुतकारा तो मकतूल ने कहा, तुम किस पर नाज करती हो? मैं तुम्हारे घर जाकर तुम्हें उठा लाऊं तो तुम्हारे घर में कोई आदमी नहीं जो मुझे रोक सके। तुम्हारा बाप मेरा क्या बिगाड़ सकता है? तुम लोगों ने उसका क्या बिगाड़ लिया है जिसने तुम्हारी बहन को तलाक दिए बगैर तुम्हारे हवाले कर दिया है? मेरी बात मान जाओ। लड़की को कसम पुरसी का एहसास हुआ और उसके साथ ही उसके सीने में एक शोला सा भड़का। उसने मकतूल से कहा, मुझे 1-2 दिन सोचने की मोहलत दो। इससे अगले रोज़ इनके यहाँ मेहमान आए। लड़की पर पागलपन का दौरा पड़ चुका था। उसने तय कर लिया था कि इस गुंडे को ये बताऊंगी कि जिन बहनों के भाई नहीं होते वो अपनी इज्जत मर्दों की तरह बचा सकती हैं। उसने अपने बाप को छुरी से मुर्गी ज़ुबह करते देखा तो उसने फैसला कर लिया कि उसे क्या करना है। जैसा कि उसकी बहन ने मुझे बताया था कि उस पर खामोशी तारी हो गई थी। वो हर लम्हा यही सोचती रही कि कहाँ और किस तरह इंतकाम ले। उसने अपने अंजाम के मुतालिक बिल्कुल नहीं सोचा। उसके दिमाग पर खून सवार हो गया था। अगर वो किसी के साथ इस सिलसिले में बात कर लेती तो इस इरादे से बाज आ जाती। उसके जहन में लावा पकता रहा और एक रोज़ वो किसी सहेली के घर जाने का बहाना करके मकतूल की दुकान पर चली गई और इसे कहा कि मैं तुम्हारे साथ दोस्ती कर लूँगी, लेकिन कसम खाओ कि तुम मेरे बहनोई के दिल से मेरी बहन के खिलाफ गलतफहमी दूर कर दोगे। उसने एक की बजाय 10 कस्में खाईं और उसी वक्त उसे एक होटल के कमरे में ले जाने के लिए तैयार हो गया। लड़की ने वहां जाने से इनकार कर दिया। मकतूल ने इसे 2 और जगह बताईं। लड़की ने जो कुछ सोच रखा था इसके मुताबिक ये जगह मौजू नहीं थी। आखिर मकतूल ने इसे बताया कि शहर से बाहर एक कोठी खाली पड़ी है, लेकिन वो सिर्फ दिन रात के लिए मौजू है, दिन के लिए नहीं। लड़की ने इससे इस कोठी के मुतालिक बहुत कुछ पूछा और तय पाया कि लड़की शाम के बाद एक जगह पहुंच जाएगी। मकतूल इसे कोठी तक ले जाएगा। रात 8:30 बजे और 9 बजे के दरमियान लड़की ने बावर्ची खाने से छुरी उठाई और शलवार की नाफ में उड़स ली। वो घर वालों से चोरी बुरके के बगैर घर से निकल गई। लड़की ने इन अल्फाज में बयान दिया,
इस वक्त वो वक्त याद करती हूँ तो मेरा दिल कांप जाता है, लेकिन उस वक्त मेरे दिल में कोई डर नहीं था। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे इस दुनिया में एक वो बदबख्त दुकानदार है और दूसरी मैं हूँ, और मुझे इस आदमी को ख़त्म करना है ताकि दुनिया में अकेली रह जाऊँ। मैं जब बाज़ार से गुजरी तो दुकानें बंद हो चुकी थीं या बंद हो रही थीं। मैं मर्दों के दरमियान चली जा रही थी। मुझे ज़र्रा भर भी एहसास नहीं था कि मैं पर्दा करने वाली लड़की हूँ, वरना और ना मुझे ये खतरा था कि मैं कहाँ जा रही हूँ और क्या करने जा रही हूँ। आज सोचती हूँ कि वो अपने साथ एक दो दोस्तों को भी ले आता तो मेरा क्या हाल होता। मैंने कुछ भी नहीं सोचा, जो करना था वो मैं सोच चुकी थी। मकतूल मुकर्ररा जगह पर उसका इंतज़ार कर रहा था। उसने एक टांगा लिया और लड़की को साथ बिठाकर शहर से बाहर ले गया। वो कोठी से दूर ही टांगे से उतरे। आगे अंधेरा था, कोई खतरा नहीं था। आगे आगे मकतूल कोठी के फाटक में दाखिल हुआ। लड़की उसके पीछे थी। वो एक कमरे में चले गए। मकतूल आगे था, वो रुका और लड़की की तरफ घूमा। लड़की ने नाप से छुरी निकाली। ये मजबूत, चौड़ी और 10 इंच लंबे ब्लेड वाली छुरी थी। मकतूल उसकी तरफ घूमा ही था कि लड़की ने पूरी ताकत से छुरी उसके पेट में घोंप दी। मकतूल इस अचानक वार से जरूर सुन्न हो गया होगा। लड़की ने छुरी खींचकर दूसरा वार किया। उस वक्त मकतूल ने छुरी को पकड़ लिया। लड़की ने जोर से छुरी खींची। मकतूल की हथेली पर जो कट था वो इसी वार का था। लड़की ने तीसरा वार किया और छुरी खींच रही थी कि मकतूल ने उसकी कलाई पकड़ ली। लड़की की चूड़ियां टूट गईं। लड़की के मुंह से कोई लफ्ज ना निकला। मकतूल बाही तबाही बकता रहा। लड़की ने कलाई छुड़ा ली और छुरी फेंककर बाहर को भागी। मकतूल ने उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया तो हाथ लड़की के कंधे पर पड़ा। यह उसका खून से भरा हुआ हाथ था। लड़की उसके हाथ न आई। मकतूल दरवाजे तक उसके पीछे आया और वहीं गिर पड़ा। पेट और सीने में इतने गहरे जख्म खाकर वो कैसे खड़ा रहता। मकतूल ने गिरते गिरते शोर मचाया और बड़ी जोर से हाय हाय भी की। लड़की बरामदे में आई तो आगे 2 आदमी खड़े थे। लड़की ने मुझे जो बयान दिया उसके ये अल्फाज थे। मेरी ज़हनी हालत ऐसी थी कि इन 2 आदमियों से मुझे डर न लगा। एक ने माचिस जलाकर मकतूल को देखा और दूसरे ने मेरा बाजू पकड़ लिया। मैंने इन्हें बड़े इत्मीनान से कहा कि मैंने इसे छुरी से मार डाला है। इन आदमियों ने बड़ी अच्छी बातें की जिनसे मेरा दिमाग ज़रा अपनी जगह आने लगा। मैंने इनसे पूछा कि तुम मुझे पुलिस के हवाले करोगे? एक ने कहा कि नहीं, हमारे साथ आओ, हम तुम्हें बाहर से घर छोड़ आएंगे। मैं उनके साथ चल पड़ी। मुझ पर कोई नशा सा तारी था, एक सुकून सा था, जैसे मैंने बड़ी लंबी भाग दौड़ के बाद अपना मकसद पा लिया हो। मगर अचानक मेरा दिमाग रोशन हो गया और मैंने देखा कि ये आदमी मुझे मेरे घर नहीं बल्कि किसी और तरफ ले जा रहे हैं। मैं रुक गई। तब मैंने देखा कि मेरे हाथ में छुरी नहीं थी। मैंने उनके साथ जाने से इनकार कर दिया। उन्होंने ज़बरदस्ती की तो मैं बैठ गई। फिर उसने मुझे बाजुओं में जकड़कर कंधे पे उठा लिया। मैं इस बिल्ले का मुकाबला किस तरह कर सकती थी। मैंने दिल में खुदा को पुकारा और खुदा से कहा कि मैंने एक बदमाश को ठिकाने लगाया है, एक गुनहगार को उसके किए की सज़ा दी है। या खुदा, क्या तेरे पास यही इंसाफ है कि गैरतमंद लड़की को तू वहशियों के हवाले कर दे? ये मुझे यहाँ ले आए। मुझ पर गशी सी तारी हुई। मैं रो रो कर हलकान भी होती रही, लेकिन इस शख्स को जब मैंने सारा वाक़या सुनाया और कहा कि मेरा कोई भाई नहीं, तो उसने मेरे सर पर हाथ फेरा और कहा कि मैं तेरा भाई हूँ और मैं तेरा बाप हूँ। इसने ठीक कहा था। मैंने लड़की से कहा, खुदा ने तुम्हारी दुआ सुन ली थी। जिन बहनों का कोई भाई नहीं होता, इन्हें खुदा भाई दे दिया करता है। ये रहज़न भी तुम्हारा भाई है और मैं थानेदार भी तुम्हारा भाई हूँ। अब यूँ करना कि रात को जब अपने घर पहुँचो तो घर वालों को सिर्फ ये बता देना कि मैं दिन के वक्त आकर सारी बात बताऊँगा। तुम खुद इन्हें कोई बात ना बताना। ज़ुबान को काबू में रखना। खुदा गवाह है कि ये लड़की मुझे इस ज़मीन की मखलूक ही नहीं लगती थी। बेख्तियार जी चाहता था कि इसके हाथ चूम लूँ और इसके पाँव में बैठकर इसे कहूँ कि मेरे सर पर हाथ फेरो। शायद तुम्हारे पाक हाथ से अल्लाह मेरे गुनाह बख्श दे। हेड कांस्टेबल इत्तेफाक से मुसलमान था। उसका अफसर तो मैं था ही, लेकिन वो मुझे पीरों की तरह मानता था। मैंने उसे बुलाया और कहा, मैं बिल्ले को गिरफ्तार करके ले जा रहा हूँ। सारी नफरी अपने साथ ले जाऊँगा। तुम यहीं रह जाना। हम जब 200-400 गज दूर निकल जाएं तो तुम इस लड़की को साथ लेके चल पड़ना। तुम इसे थाने में नहीं लाओगे, इसे इसके घर छोड़ आना। इसके वालिद साहब को कहना कि मलिक साहब कल खुद आकर सारी बात बताएंगे। और तुम याद रखो कि लड़की को उसके वालिदैन के हवाले करके भूल जाना कि तुमने क्या किया है।
जबान पर एक लफ्ज़ ना आए। रघुनाथ को मैं संभाल लूँगा, तुम्हें सारा मामला कल समझाऊँगा। मैंने बिल्ले को साथ लिया, बाहर आकर सारी नफरी समेटी और रवाना हो गए। थाने पहुंचकर बिल्ले को हवालात में बंद कर दिया, कांस्टेबलों को छुट्टी दे दी और रघुनाथ को अपने घर ले गया। इसे एतमाद में लेना ज़रूरी था। इसे अच्छी तरह मालूम था कि इस वारदात में एक लड़की मुलविस है और लड़की बिल्ले के पास है। इसे सब कुछ पता था। मैंने इसे सारी बात बता दी और मैं जो ड्रामा खेलने वाला था वो इसे समझा दिया, कुछ भी नहीं छुपाया। और इसे कहा कि इत्तेफाक की बात है कि ये लड़की मेरे मज़हब की है। अगर वो हिंदू या सिख होती तो भी मैं इसे बचाने की इसी तरह कोशिश करता और इसी तरह ख़तरा मोल लेता। मैंने रघुनाथ से कहा कि 2 बातों पर गौर करो। एक ये कि इस लड़की ने एक बड़े ही गुंडे और बड़े ही कमीने आदमी को कत्ल किया है और अपनी बहन की और अपनी इज्जत की खातिर कत्ल किया है। और दूसरी बात ये कि एक डकैत ने उसे अपनी बेटी कहकर मुझे शर्म दिलाई और अपने आप को कत्ल के इल्ज़ाम में सज़ा भुगतने के लिए पेश किया है। मैं सारा केस बिल्ले पर बना रहा हूँ। जो चीज़ें बरामद हुई हैं वो ज़ाया कर रहा हूँ। सिर्फ छुरी अदालत में पेश करूँगा। कहो, मेरी मदद करोगे? तुम पर भरोसा करूँ। मुझे रघुनाथ की एक कमज़ोरी का इल्म था। वो रिश्वत लिए बगैर रह नहीं सकता था। तफ्तीश के लिए किसी के घर जाए तो वहाँ इसे जो चीज़ अच्छी लगती उठा लाता था। मुझे इसकी ये करतूत बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसीलिए वो मुझसे डरता और बिदकता था। अब मैंने इसे बता दिया कि मैं एक गैर कानूनी हरकत कर रहा हूँ तो उसने बाछे खिलाकर कहा, ज़रूर करो मलिक साहब, मैं आपके साथ हूँ। मैं भी तो गैर कानूनी हरकतें करता रहता हूँ, आप मेरा इतना ख्याल रखते हैं। मैं इसका इशारा समझ गया। इसका मतलब ये था कि तुम जो जी में आए करो, मुझे रिश्वत से न रोकना, बस यही मेरी शर्त है। मैंने भी इशारा देकर इसकी शर्त कबूल कर ली। मेरा ज़मीर साफ था। मैं ड्यूटी में ज़रूर बददियानती कर रहा था, लेकिन खुदा की निगाह में मुजरिम नहीं था। वो जवानी की उम्र थी। ख़तरे मोल लेने के लिए तबीयत ज़रा जल्दी तैयार हो जाया करती थी। ये ख़तरा तो ऐसा था कि मैंने अपनी नौकरी भी दांव पर लगा दी। रघुनाथ शराब का शैदाई था। मैंने एक हिंदू कांस्टेबल को भेजकर उसके लिए देसी शराब की बोतल और रोस्ट मुर्गी मंगवाई। देसी शराब के ठेके रात भर खुले रहते थे। ये दोनों चीज़ें मेरे काम की तो थी नहीं। शराब में पीता नहीं था और मुर्गी झटके की थी। मुझे रघुनाथ को कब्जे में लेना था। मुफ्त की बोतल और मुर्गी देखकर उसने कहा लगाया और बोला, मलिक साहब, जो काम कल करना है वो अभी क्यों ना हो जाए। लाओ मुकदमा कायम करें। मैं इससे यही कहलवाना चाहता था। ये झूठा मुकदमा था जो मैं इसी वक्त मुकम्मल कर लेना चाहता था, वरना रात भर सो न सकता। रघुनाथ के लिए गिलास आ गया। मैंने बिल्ले को भी हवालात से निकलवा कर पास बिठा लिया और एक गिलास उसके लिए भी मंगवा लिया। मैंने इसे कहा, बिल्ले, ये मुर्गी झटके की है। उसने कहा, मलिक साहब, हम कौन से हलाल के हैं, और वो मुर्गी खाने लगा। बिल्ला पुराना वारदातिया था। अगर मैं कहूँ कि तफ्तीश, सुराग रसानी और मुकदमे की कमज़ोरियों वगैरह से वो मुझसे भी ज़्यादा वाकिफ़ था तो गलत नहीं होगा। उसने कहा कि मुकदमा ऐसा कायम करो जिससे आप लोगों पर हरफ ना आए कि आपने मुझे सिर्फ शक में पकड़ लिया है और तफ्तीश में कोताही की है। इसे रहज़नी की वारदात लिखो। यहाँ से मेरे जहन में एक लाइन आ गई। मैंने चाय वारदात से बरामद होने वाली सिर्फ के अशिया रखी, चूड़ियों के टुकड़े, छुरी और सैंडल का पाँव, जिसके मुतालिक लिखा कि वारदात के कमरे से बरामद हुआ है। मकतूल की जेब से 126 रुपये बरामद हुए थे। घड़ी और अंगूठी भी थी। मैंने ये दोनों चीज़ें शहादत से निकाल दी और 3 नोट 10-10 रुपये के, एक 5 रुपये का और 1 रुपये के 7 सिक्के शहादत में इस तरह शामिल किए कि ये रकम खाली कमरे के अंदर बिखरी हुई मिली है। सोचते सोचते मेरी नज़र शराब की बोतल पर पड़ी जो रघुनाथ और बिल्ला पी रहे थे। मैंने शराब की बोतल और 3 गिलास शहादत में शामिल कर लिए। मेरा मकसद ये जाहिर करना था कि खाली कोठी में जुआ चल रहा था और शराब पी जा रही थी। इस पार्टी में एक औरत भी थी जिसकी मौजूदगी चूड़ियों के टुकड़े और सैंडल के एक पाँव से साबित करनी थी। मुझे ख्याल आ गया कि कोठी गैर आबाद है और वक्त रात का है, लिहाजा मैंने बरामद होने वाली अशिया में एक अधचली मोमबत्ती भी शामिल कर ली। गर्ज हम केस तैयार करते रहे। रघुनाथ ने नशे में और बिल्ले ने होश कायम रखकर नहायत अच्छे मशवरे दिए और जब हमारा केस मुकम्मल हो गया तो सुबह के 3:45 बज चुके थे। तफसीलात चूँकि तकनीकी हैं इसलिए आपको सुनाना बेमायनी है, आप बोर होंगे। आपको मुख्तसर सी बात सुना देता हूँ कि मैंने कत्ल का बायस जुआ, औरत और शराब रखा।
इसे तक़वियत देने के लिए मैंने दूसरे दिन मकतूल की बीवी और बीवी के दोनों भाइयों को बुलाया। ये तीनों पहले ही मकतूल से नाराज़ थे। मैंने इन्हें पुलिस वालों की मखसूस उस्तादी से, जिसमें हमदर्दी और अपनायत की झलक होती है, ये ज़हन नशीन कराया कि मकतूल जुआ खेलने और एक औरत की वजह से कत्ल हुआ है। फिर इन तीनों के ज़हन अपने कब्जे में लेकर इस किस्म की शहादत देने के लिए तैयार कर लिया कि मकतूल बदमाश था, औरतों का शिकारी था, जुएबाज था, बीवी पर जुल्म और तशद्दुद करता था। मैंने इन्हें बिल्ले का चेहरा अच्छी तरह दिखाकर कहा कि अदालत में ये कहें कि इस शख्स को उन्होंने कई बार मकतूल के साथ देखा था। फिर मैंने एक पेशेवर झूठा गवाह पकड़ा, जिसे ये बयान याद कराया कि वक़ुआ की शाम उसने मकतूल को बिल्ले के साथ एक टांगे में शहर से बाहर की तरफ जाते देखा था और इनके साथ एक औरत भी थी। बिल्ले की हिस्ट्री शीट तो मुझे अदालत में पेश करनी ही थी, इसे मैं छुपा नहीं सकता था। मुकदमे की इस बुनियाद पर मैंने दोनों में शहादत और सबूत की इमारत खड़ी कर ली। ये सारी शहादत रखी, यानी कि इसमें ठोस वाक़यात नहीं रखे और ना कोई मौके का गवाह रखा। मैंने इन सवालों का जवाब भी मुहैया कर लिया कि बिल्ले को मैंने किस तरह पकड़ा और इसी को कातिल क्यों समझा। मैंने केस ऐसी खूबी से तैयार किया कि औसत दर्जे के ज़हन का पुलिस अफसर भी शक नहीं कर सकता था। अलबत्ता कोई तजुर्बेकार पुलिस अफसर ये केस पढ़ता तो मेरे कान में ये ज़रूर कहता, मलिक साहब कितने हज़ार वसूल किए हैं। बिल्ले को सारा केस बता दिया, जिसके मुताबिक उसने सफाई का बंदोबस्त कर लिया। जिस रात मैं बिल्ले को थाने में लाया, मुझे हेड कांस्टेबल ने आकर बताया कि वो लड़की को उसके घर छोड़ आया है। मैं रात भर का जागा हुआ था। 3:45 बजे केस का खाका बनाकर फारिग हुआ, वर्दी उतारी, नहाया, अपने कपड़े पहने। उस वक्त शहर का धुंधलका अभी साफ नहीं हुआ था। मैं लड़की के घर चला गया। वो सब अभी सो रहे थे। मुझे देखकर घर के चारों फर्द मेरे गिर्द जमा हो गए। मैं कैसे बताऊं कि वो किस कदर हरासा और परेशान थे। किसी के मुंह से बात ही नहीं निकल रही थी और वो मुझे अपना मुहाफिज समझ रहे थे। मैंने लड़की के वालिदैन को उसके सामने सारा किस्सा सुना दिया, इन्हें तसल्ली दी, हौसला बढ़ाया और उन्हें सख्ती से कहा कि इस वाक़ये के मुतालिक ज़बानें बंद रखें। उस वक्त लड़की की माँ ने बताया कि उनके यहाँ 3 दिन कुरान ख़वानी होती रही है। मैंने इन्हें कहा कि अब मेरे लिए भी दुआ करें, क्योंकि मैं अपनी साख और अपनी नौकरी को ख़तरे में डाल रहा हूँ। मैं बाप के तासुरात अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। ऐसे तासुरात सिर्फ देखे और महसूस किए जा सकते हैं। मैं जब वहाँ से चलने लगा तो लड़की की माँ ने मुझे गले लगा लिया। बहुत देर गले लगाए रखा और हिचकियाँ ले लेकर रोती रही। मैंने इन्हें यकीन दिलाया था कि लड़की जिस तरह पाक साफ घर से निकली थी, इसी तरह पाक साफ वापस आई है। 3-4 रोज़ बाद मुकदमे की कागजी कार्रवाई से फारिग होकर मैंने इस लड़की के बहनोई को और बेगी को लड़की के घर आने को कहा और मुकर्ररा वक्त पर पहुंच गया। इन दोनों को ये नहीं बताया कि मकतूल को इस लड़की ने कत्ल किया है, बल्कि ये बताया कि वो बदकार जुआ खेलते, शराब पीते और एक औरत को साथ लिए हुए एक आदी मुजरिम के हाथों कत्ल हुआ है। फिर बेगी और इस लड़की की ज़बानी इसका वहम दूर किया। इसकी बीवी को मैंने कहा कि उसे उस रुके के मुतालिक भी बता दो और ये भी बताओ कि तुम मकतूल के घर और इसकी दुकान पर क्यों गई थीं। उसने बता दिया और उसका वहम दूर हो गया। मैंने इस पर थानेदारी का रोब भी झाड़ दिया ताकि उसका दिमाग दुरुस्त रहे और उसे शर्म भी दिलाई कि इसका फ़र्ज़ ये था कि ऐसी नेक बीवी और ऐसे भले मानस ससुराल की इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़ करता। बहरहाल वो नादिम होकर अपनी बीवी को ले गया। मुझे ये मालूम करके बेहद खुशी हुई कि इस लड़की की गुमशुदगी और 8 दिनों की गैर हाज़िरी का महल्ले में कोई चर्चा नहीं हुआ। घर वालों ने बड़ी खूबी से पर्दे डाले रखे थे, लिहाजा उसका रिश्ता जो तय हो चुका था वो महफूज रहा। अब मेरा इम्तहान बाकी था। केस कोर्ट में जा रहा था। मैंने चालान पेश कर दिया। हवालात में बिल्ले की मैंने खूब खातिर तवाज़ो की। बिल्ले ने कोर्ट में जुर्म से इनकार कर दिया। फिर मुकदमा चला, गवाह भुगते, शहादतें पेश हुईं, बिल्ले की हिस्ट्री शीट पेश हुई। दिन गुजरते रहे और आखिर केस सेशन सुपुर्द हो गया। सेशन जज एक अंग्रेज़ था। ये कहना सही नहीं कि अंग्रेज़ गैर मामूली तौर पर काबिल होते थे। इनकी काबिलियत ये थी कि बादशाह थे, स्याह और सफ़ेद के मालिक थे। अलबत्ता इनमें ये खूबी ज़रूर थी कि अपने फ़राइज़ के मामले में दयानतदार और मेहनती थे।
हमारे अफसरों की तरह अफसरी का नाजायज़ इस्तेमाल नहीं करते थे। लेकिन कभी आपको एक ऐसे अंग्रेज़ पुलिस अफसर की कहानी सुनाऊंगा जिसने 2000 रुपये रिश्वत कबूल करके और केस में मुलविस एक देहाती नौजवान लड़की को 2-3 रोज़ अपने पास रखकर मेरा एक केस चौपट कर दिया था। बिल्ले का केस अंग्रेज़ सेशन जज के पास गया। बिल्ले का वकील कुछ तेज़ था और कुछ मेरा इस्तगासा कमज़ोर, जिससे वो निहायत काबिलियत से फ़ायदा उठा रहा था। ये याद रहे कि बिल्ला अब जेल में हवालाती था। मैं इसके लिए फल, फ्रूट और ज़रूरत की दीगर अशिया किसी के हाथ जेल में भेजता रहता था। इस अंग्रेज़ सेशन जज ने बिल्ले की हिस्ट्री शीट को सामने रखा और इसी बिना पर इसे 14 साल सजाए कैद बामशक्कत सुना दी। उसने जो फैसला लिखा वो बहुत कमज़ोर था। मुझे ये देखते ही यकीन हो गया था कि बिल्ला अपील में बरी हो जाएगा, और हुआ भी यही। हाई कोर्ट में अपील दायर हुई तो दूसरी ही पेशी में मंजूर हो गई। बिल्ले को हाई कोर्ट ने शक का फ़ायदा देकर बरी कर दिया। उसी शाम जेल से रिहा होकर बिल्ला मुझे मिलने आया। मैंने उसे एक जगह बताकर कहा कि शाम के बाद वहाँ मेरा इंतज़ार करना, मैं तुम्हें इस लड़की के घर ले जाना चाहता हूँ। यकीन कीजिए, बिल्ले ने कहा, ना मलिक साहब, मैं नापाक आदमी हूँ, उस घर में मेरा साया ना ले जाओ। उसने मुझसे हाथ मिलाया और चला गया। मैं इसे जाते देखता रहा। वो रहसन था, डकैत था, बुर्दा फरोश था, यही उसकी हिस्ट्री शीट में लिखा था। मगर उसके सीने की तहरीर कुछ और थी। वो सिर्फ मैंने और रघुनाथ ने पढ़ी थी। मैं इसे देखता रहा और जब वो मेरी आंखों से ओझल हो गया तो मेरी आंखें आंसुओं से भर गईं।